जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। और उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे छात्र की तरह आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्त चीज़ों को सीखते होंगे। आप लोगों के पास सैटरडे संडे होता है एक अच्छा सा रिवीजन करने के लिए, और आप उसको यूटिलाइज भी करते होंगे। कहते हैं कि भाई अगर आप या तो जीवन में मस्ती को चुन लेंगे या फिर दृढ़ परिश्रम को चुन लेंगे, और उसी तरह भविष्य जो होगा आपका वो निर्मित होगा। यानी आपका जो भविष्य है वो आपके आज पर निर्भर करेगा। आपके आज के क्या एक्ट्स हैं, आपकी आज की क्या योजनाएं हैं, वही आपके फ्यूचर को साथ ही बिल्ड करती हैं। और जब कल आप फ्यूचर में होंगे तो आप देखेंगे कि आपने पास्ट में क्या किया था, उसकी वजह से हमारा प्रेजेंट होता है। यानी कि आज जो वर्तमान में हमारी स्थिति है वो हमारे पीछे के क्रियाकलापों की वजह से है कि पिछले टाइम से हम क्या करते आ रहे हैं। अगर आप एक बौद्धिक छात्र हैं तो आपने बौद्धिक होने के लिए प्रयास किए होंगे। आप अगर आज एक अच्छे छात्र हैं तो आपने अच्छे छात्र होने के लिए प्रयास किए होंगे। अगर आप खराब छात्र हैं, खराब छात्र का मतलब कि ठीक है कि चीज़ों को बड़ा आराम से बोलते हैं ना, कंफर्ट जोन में लेके चलते हैं कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उस तरह के छात्र हैं तो वो भी आप ही ने किया होगा खुद को। मतलब जैसा आप खुद को बनाना चाहते हैं आप वैसा बना बना देते हैं। पक्की बात तो ये है। तो आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई जिनको हम बोलते हैं। एजीआई बोले तो महान्यायवादी। और साथ में आपका दूसरा हम लोग पार्लियामेंट यानी कि संसद, संसद के कौन कौन से अंग हैं, कौन से सदन हैं, कितने उनमें सदस्य होते हैं, इस सब को आज हम जानेंगे कि राज्यों का या आपका केंद्र शासित प्रदेशों का क्या उसमें प्रतिनिधित्व है या क्या रिप्रेजेंटेशन है। इन सारी चीज़ों को जानेंगे। शुरू करें, एक बार थम्स अप कर देंगे कि जी हाँ हम सीखने के लिए तैयार हैं। तो नोट बनाएंगे एक बहुत अच्छा सा। और आज की जो क्लास होगी इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं अच्छे से अच्छा कमीशन भी आपका, संघ लोक सेवा आयोग भी, लोक सेवा आयोग भी, राज्य एसएससी सभी यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। महान्यायवादी से कोई भी एग्जाम अछूता नहीं है। ओके, नोट बनाना और बहुत अच्छे से लिखना। भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, न्यायवादी कौन होते हैं ये हमको समझना है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या कह सकते हैं इनको? एजीआई बोल सकते हैं, एजीआई कह सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो आप अक्सर पॉलिटी में ये चीज पढ़ते होगे जो हम ध्यान देते हैं, तो आपने कई बार देखा होगा। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, मेनका गांधी बनाम भारत सरकार मामला किस वर्ष का है? या मैं आपसे बोलूं मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार मामला किस वर्ष का है? तो आप कहेंगे मेनका गांधी बनाम भारत सरकार 1978, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार 1980। तो जो हम शब्द का यूज कर रहे हैं बनाम भारत सरकार यानी कि वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सीधी सी बात है कि कोई ऐसा मुकदमा या कभी ना कभी कोई ऐसा केस हुआ जो भारत सरकार के खिलाफ था। तो जिसने मुकदमा किया है तो वो अपना पक्ष भी रखता होगा न्यायालय में, तो उसकी तरफ से एक एडवोकेट होता होगा। तो जब कभी बनाम भारत संघ की बात हो जाए तो भारत सरकार का पक्ष कौन रखेगा? तो सुना है आपने बनाम भारत संघ या नहीं? बनाम भारत सरकार, बनाम केंद्र सरकार, तो आप इसको सुनते होंगे अक्सर। आप कहेंगे हाँ जी सुना है। तो वो जो मुकदमे भारत सरकार के खिलाफ हैं उनमें भारत सरकार का जो पक्ष है वो महान्यायवादी रखते हैं। और इसी बात के लिए उनका पद सृजित किया गया है, यानी उनकी इस पोस्ट को बनाया गया है कि वो क्या करेंगे, भारत सरकार के लिए एक लीगल ऑफिसर हो जाएंगे। यानी कि भारत सरकार के बचाव का कार्य या उनके जो भी मुकदमे या वाद हैं उनकी जो अगुवाई या उनका जो पक्ष रखेंगे वो महान्यायवादी रखेंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है। तो भारत के महान्यायवादी की बात करेंगे विस्तार से, धीरे से। किस अनुच्छेद में है भारत के महान्यायवादी? तो सबसे पहली बात लिखना आर्टिकल 76। अभी हम संघ की कार्यपालिका को ही पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 76। और ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। क्या लिखना है? सर्वोच्च विधि अधिकारी, सर्वोच्च विधि अधिकारी। इनसे ऊपर कोई कानूनी अधिकारी नहीं होता है। और दूसरा, इन्हीं को हम बोलते हैं मुख्य विधिक अधिकारी। कुछ भी आप कहें इनको एक ही बात होगी। मुख्य विधिक अधिकारी कौन होता है? तो हम कहेंगे महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी। तो सर्वोच्च का मतलब क्या हो गया आपका? सुप्रीम लीगल ऑफिसर हो गए, सुप्रीम लीगल ऑफिसर।
या हम कह सकते हैं चीफ लीगल ऑफिसर। चीफ लीगल ऑफिसर। अब क्या क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में यहां से? तो जब हम किसी को मुख्य कह रहे हैं या सर्वोच्च कह रहे हैं तो पहला स्थान इन्हीं का हुआ, हाँ या ना? तो आप कहेंगे, कभी भी आपसे प्रश्न बनेगा कि भारत के प्रथम कानूनी अधिकारी कौन होते हैं, या भारत के आपसे पूछ ले इस तरह से प्रथम जो आपका लीगल ऑफिसर हम कह सकते हैं इनको, या बोल दे सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होंगे या मुख्य कानूनी अधिकारी कौन होंगे, तो हमारा आंसर होगा कौन? तो आप कहीं किनारे पर लिख लेना, कभी कंफ्यूज नहीं होना। इनको पहले कानूनी अधिकारी बोला जाता है। क्योंकि क्वेश्चन ये भी बनता है कि दूसरे कानूनी अधिकारी कौन है, वो आगे जानोगे आप कि वो सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ये पहले कानूनी अधिकारी हैं, फर्स्ट लीगल ऑफिसर भी आप इनको कह सकते हैं। ओके। दूसरी बात, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होंगे। ये पद लिया कहां से गया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से प्रेरित है। अभी भी क्वेश्चन बने, महान्यायवादी पद कहां से है? इंस्पायर्ड बाय ब्रिटेन। इंस्पायर्ड बाय ब्रिटेन। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि भारत ने ब्रिटेन से मुख्यतः क्या लिया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, संसदात्मक व्यवस्था को हमने वहां से लिया है। लेकिन देखो अंतर क्या है, वो अंतर समझे थोड़ा ध्यान से। अंतर ये है दोस्त कि जैसे हमारे यहाँ दो सदन हैं, और हमारी जो संसद है वो कहाँ से प्रेरित है? संसदात्मक प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो ब्रिटेन की वेस्ट मिंस्टर प्रणाली से आपका संबंधित है। मैंने बताया उसी का मतलब उसी से प्रेरित होकर हमारे यहाँ संसदात्मक प्रणाली ली गई है। तो वहाँ पे एक आपका क्या होता है, जो आपका लोअर हाउस है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन में। तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल होता है ब्रिटेन में, वो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है। लेकिन हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल है, यानी हमारे यहाँ पर जो महान्यायवादी है, वो सदन का क्या सदस्य होता है? मेरा प्रश्न आपसे है, हाँ या ना? आप इस बारे में क्या समझते हैं? नए छात्रों से नहीं, पुराने छात्रों से मेरा प्रश्न है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि जो भारत के महान्यायवादी हैं, क्या वो सदन के आपका या बोले लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी सदस्य आपका होते हैं? तो सबने कहा नो। तो बहुत अच्छी बात है कि वो सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन ब्रिटेन में होते हैं, ये बात याद रख लेना, ब्रिटेन में वो होते हैं। ठीक है, तो ये तो महान्यायवादी के बारे में हो गया। अब उनकी नियुक्ति कैसे होगी, कैसे बनाया जाएगा उनको? नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट। नियुक्ति होगी राष्ट्रपति द्वारा। कौन करेंगे नियुक्ति? राष्ट्रपति द्वारा होगी। ठीक है, याद रख लेना, पीएम की सलाह पर होगी। प्रधानमंत्री साहब से सलाह ली जाएगी, पीएम की सलाह पर। और छोटी सी बात वही कि ये राष्ट्रपति के क्या प्रसाद पर्यंत होते हैं? आप कहेंगे हाँ। यानी अपने पद पर कब तक बने रहेंगे? जब तक राष्ट्रपति साहब की मतलब आपका बोले तो मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप उसको कि उनका प्लेजर जब तक बना हुआ है, जब तक उनकी खुशी है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जिसको हम बोलते हैं। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगा? किस आर्टिकल में बताया गया इनका अपॉइंटमेंट? कौन लोग बताएंगे? अपॉइंटमेंट होगा बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। और कब तक रहेंगे? कब तक रहेंगे? एडवाइस ऑफ पीएम, साफ लिख लेना थोड़ा, एडवाइस ऑफ पीएम ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो कभी भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपका जो हमारे महान्यायवादी है उनका कार्यकाल कितना होता है, तो कितने वर्ष कार्यकाल का आप लिखेंगे, तो आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। प्रसाद पर्यंत का मतलब ही हुआ कि वो पूर्णकालिक नहीं होते हैं, फुल टर्म्स के लिए कभी नहीं होंगे, हो भी सकते हैं, जरूरी भी नहीं है कि हों, पूर्णकालिक नहीं होता। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि वो 5 वर्ष के लिए नहीं होता है, नॉट फॉर द फुल टर्म्स। कभी भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि उनका कार्यकाल जो है नॉट फॉर द फुल टर्म्स। समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? नॉट फॉर द फुल टर्म्स, छोटी सी बात है। यानी कि अब आपसे विकल्प मिले जैसे इस तरह से, महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, एक विकल्प देगा 5 वर्ष, एक देगा 6 वर्ष, और एक वर्ष दे देंगे प्रधानमंत्री जितना चाहे, और एक विकल्प आपको दे देंगे कि कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। तो आप किस विकल्प का चुनाव करेंगे? कोई निश्चित कार्यकाल नहीं, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। सर हिस्ट्री कब स्टार्ट होगा प्लीज़ बता दें, सीडीएस का भी एग्ज़ाम है। और ठीक है दोस्त, हिस्ट्री तभी स्टार्ट होगा, मैंने बताया ना आपका, पहले पॉलिटी को पढ़ेंगे अच्छे से,
पहले अभी जहाँ पर हम हैं उसमें विश्वास हमको रखना है। और अभी तो आपको ये कहना चाहिए कि भैया पॉलिटी में किसी प्रकार की जल्दबाजी मत करना, इसको जल्दी ख़त्म मत करना, इस तरह से मतलब पूरा इसको ख़त्म करना। अभी आपका विश्वास इसमें होना चाहिए। बाकी मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ सारी चीज़ें कि हम कब पढ़ेंगे, है ना। तो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। अगली बात क्या बोल देंगे, तो मैंने क्या बताया आपको, आप लिख लेंगे इस बात को, कार्यकाल निश्चित नहीं है। कभी आपसे भूल हो जाए कोई, कार्यकाल निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है यानी कि टेन्योर इज नॉट फिक्स्ड। कार्यकाल निश्चित नहीं है, क्या बोलेंगे, टेन्योर इज नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड, आगे आते हैं। टेन्योर इज नॉट फिक्स्ड यानी कार्यकाल निश्चित नहीं है। अब नियुक्ति तो हम समझ गए कि राष्ट्रपति साहब करेंगे, लेकिन कौन कौन बन सकते हैं, उनकी कुछ योग्यताएं तो होती होंगी, या किसी भी व्यक्ति को हम महान्यायवादी बना सकते हैं। तो उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्वालिफिकेशंस ये कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं हों। अब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं क्या हैं, वो योग्यताएं हैं कि एक या आपका अधिक हाईकोर्ट में वो 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, या फिर दूसरी बात यह है कि एक या अधिक हाईकोर्ट में वो 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो यानी कि वकील रहा हो आपका। और एक ये है कि राष्ट्रपति की नज़र में वो विधिवेत्ता भी होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। तो वही शर्तें कहाँ पर एप्लीकेबल हैं महान्यायवादी के लिए, क्योंकि इसका काम भी कानून का काम है, ठीक है। भारत सरकार के संरक्षण का काम है कि भारत सरकार का पक्ष रखेगा। तो उतनी भर योग्यताएं इसकी बताई गई हैं। तो क्वालिफिकेशंस को नोट करेंगे एक बार, क्या बोलोगे, क्या योग्यताएं हैं, योग्यता, क्या क्या योग्यताएं हैं, अर्थात क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशंस हैं। क्वालिफिकेशंस क्या बोला मैंने, पहली योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का नागरिक हो यानी विदेशी कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। बी ए सिटीजन, इतना लिख लिया करो सिर्फ, बी ए सिटीजन, इसी से आप समझ जाओगे, बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया या बी ए सी ओ आई। दूसरी बात क्या की गई है, क्या होना चाहिए आपका। अच्छा, पहले तो हमें उसी बात को लिखना है जो मैंने आपसे बोला, पहले तो ये लिखें इसमें। वो हमसे थोड़ी सी भूल हुई यहाँ पर, क्या बोला मैंने, जो बात मैंने आपको बताई थी कि योग्यताएं, भारत का नागरिक होने से पहले हम छोटे से शब्दों में लिख सकते हैं ना कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता, और आसान हो जाएगा। सर्वोच्च, ऊपर लिख लेना भैया लाइन में, सर्वोच्च न्यायालय, थम्सअप करें जी, लिख लेंगे कि न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता, न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता। इस बात की क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या बोलेंगे, एलिजिबिलिटी टू बिकम ए जज इन सुप्रीम कोर्ट। एलिजिबिलिटी टू बिकम ए जज, बिकम ए जज इन सुप्रीम कोर्ट, आसान है ना। तो इससे क्योंकि हम अब कंपैरिजन कर सकते हैं, भैया आज जो है सर्दी कहाँ गई, ये उतार दूं मैं क्योंकि ये कमर ना अब गीली हो गई है पसीने से, रियली सॉरी, इसके बिना काम चलेगा नहीं। यहाँ पर आएंगे, तो क्या बात मैंने आपसे कही, ये एलिजिबिलिटी टू बिकम ए जज इन सुप्रीम कोर्ट, और वो क्या है कि वो भारत सरकार के नागरिक हों। दूसरी बात क्या है यहाँ पर, दूसरी बात की गई है कि भारत सरकार के नागरिक होने के अलावा क्या कहा हमने, अब मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने के लिए क्या शर्त है, तो पहली शर्त तो ये होगी कि उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश हों। 5 वर्ष तक क्या हों, न्यायाधीश, ठीक है। यानी कि क्या बोल सकते, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश, अर्थात जज इन हाई कोर्ट, एच सी लिख रहे हैं, हाई कोर्ट फॉर 5 years, या तो ये हो, अथवा, अथवा का मतलब ही होता है इनमें से कोई एक, दोनों नहीं, अथवा का मतलब हो गया और। क्या शर्त दी गई है, शर्त है कि उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक अधिवक्ता,
कोई एक चीज पूरी हो जाए। भाई या तो आपका जज हो, वो न्यायाधीश हो, या फिर दूसरा क्या हो कि वो 10 वर्ष तक अधिवक्ता हो। तो याद रख लेना, देखो अधिवक्ता क्योंकि जज से कम मायने में अनुभव होता है, अनुभव तो ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक आपका अगर बोले तो जूनियर पोस्ट है जज के मुकाबले, तो जज के लिए कम आपका कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कम, और अधिवक्ता यानी एडवोकेट के लिए ज़्यादा। तो क्या कह सकते हैं, एडवोकेट इन हाई कोर्ट, एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर 10 years। ठीक है। और फोर्थ वन क्या है, राष्ट्रपति की नज़र में एक विधिवेत्ता हो, और राष्ट्रपति की नज़र में एक विधिवेत्ता, विधिवेत्ता का मतलब होता है विधि का जानकार, कानून का जानकार। जैसे आप एक शब्द सुनते होंगे भूगोलवेत्ता, तो भूगोलवेत्ता शब्द का अर्थ ही क्या होता है कि जो भूगोल का जानकार है। ठीक है, ठीक है, मतलब कि आपका या किसी भी विषय का हम वेत्ता का मतलब होता है कि उसको वो एक अच्छी परख रखता है, उसकी एक अच्छी जानकारी रखता है। तो ऐसे ही राष्ट्रपति की नज़र में एक विधिवेत्ता हो, बी ए ज्यूरिस्ट, बी ए ज्यूरिस्ट इन द आइज ऑफ प्रेसिडेंट, आइज ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, वो इसको विधि का जानकार भी समझते हो। तो नियुक्ति समझ गए, नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति साहब जब नियुक्ति करेंगे तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं कि वो स्टैंडर्ड क्या है कि वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यताएं क्या है कि भारत का नागरिक हो, किसी हाई कोर्ट में। अब देखो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन कई दोस्तों को हो जाता है, जब हम बोलते हैं उच्च न्यायालय में 5 वर्ष में 5 वर्ष तक न्यायाधीश, तो इसमें एक शर्त मुझे बताना, मान के चलो कि दिल्ली हाई कोर्ट में उस व्यक्ति ने वो 3 साल जज रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो आपका 2 वर्ष जज रहा है, तो इसके कुल 5 वर्ष माने जाएंगे या नहीं, ये बात है, बताइए एक बात। या ये जरूरी है कि दिल्ली में ही उसके 5 वर्ष होने चाहिए थे, यानी कि एक ही हाई कोर्ट में हो, या फिर आपका दोनों में भी। तो याद रख लेना, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट इसकी बात होती है हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि भाई 5 वर्ष, या जैसे यहाँ पर 10 वर्ष की बात है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो 10 वर्ष तक अधिवक्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही हाई कोर्ट में रहा हो, अलग अलग समय पर रहा हो। कुल मिलाकर के उसका कार्यकाल पूरा हो जाना चाहिए, इतने वर्ष उसको हो चुके हों, एक एक से ज़्यादा, यानी 2 में रहा हो, 3 में, 4 में, 5 में, या 6 हाई कोर्ट में रहा हो, चाहे जितने भी हाई कोर्ट में रहा हो। ठीक है, जितने भी हाई कोर्ट में रहा हो। कुछ साथी कह रहे हैं भैया आवाज़ साफ नहीं आ रही है, एक बार थम्स अप करके मुझे बताएं कि आवाज़ क्लियर है। और दोस्त अगर आपको ये होता हो कि भाई बहुत तेज़ बोलना, तो बहुत तेज़ बोल के मैं नहीं पढ़ाता हूँ, उसके लिए रियली सॉरी। मैं छात्रों को हमेशा ये सिखाता था कि अगर आपको बहुत लंबे समय तक अपनी मेमोरी को बनाना है, तो आप धीमी आवाज़ में सुनना पसंद करें। और मतलब पढ़ाना भी वैसे ही चाहिए, और एक छात्र को भी ऐसे ही होना चाहिए। अगर आप तेज़ आवाज़ में कुछ चीज़ों को सुनते हैं तो मेमोरी क्या है वो मतलब क्षणिक हो जाती है। जैसे आप कभी एक लाउड म्यूजिक सुनना, एक्सपीरियंस इसको करना प्रैक्टिकल इसका, एक लाउड म्यूजिक सुनना लगभग 1 घंटे तक, और बहुत तेज़ आवाज़ें उसमें हो, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत कुछ चीज़ें विस्मृत हो गई, यानी आप भूल जाओगे। वहीं पर आप एक मेलोडी सॉन्ग सुनो, मेलोडी का मतलब एक मधुर संगीत को आप सुने, जैसे कि पुराने गाने, तो आप देखोगे उनकी अक्सर बहुत सारी लाइन आपको याद हो जाएंगी, रैप सॉन्ग की नहीं हो पाएंगी आपको। तो इसका कारण क्या होता है, तो मस्तिष्क का एक सिद्धांत है कि जो मधुर आवाज़ होती है या जो धीमी आवाज़ होती है, बेशक वो मधुर ना हो, ठीक है, जैसे मेरी आवाज़ है धीमी है लेकिन मधुर नहीं है, तो ऐसी आवाज़ भी है, तो वो लंबे समय तक आपकी मेमोरी बनेगी। ये अध्यापन शैली के अंतर्गत आने वाली गुणवत्ता की एक बात है, और छात्रों के लिए भी ये मतलब बहुत अधिक अगर कोई चिल्लाता है तो आपको बचना चाहिए उससे। ठीक है, और उसके अपोज आपको करना चाहिए कि नहीं बहुत तेज़ आवाज़ नहीं, धीमी आवाज़ सही है, तो वो सही रहता है, मतलब लंबे समय तक मेमोरी काम करती है। इसके पीछे बस ये कारण है, पहले मैं भी तेज़ बोलता था, ठीक है, फिर मेरे T3 T4 सेल डैमेज भी हुए ये दोनों, तो फिर मैंने धीमा बोलना शुरू किया। बाकी आपको आवाज़ आना आनी चाहिए, हमको कोई सब्जी भी नहीं बेचनी है ना। तो योग्यताएं समझ में आ गई। अब एक बात लिखें कि चिन्ह तो हमने इनको लिया, साथ में ये आपका अगर हम बात करें त्यागपत्र किसको देंगे, तो इसको भी लिख लेना, त्यागपत्र अर्थात रेजिग्नेशन को, त्यागपत्र ये देते हैं राष्ट्रपति को, लिख लेंगे ना। रिजाइन किसको करेंगे, रेजिग्नेशन जो होंगे टू द आपका प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट टू द प्रेसिडेंट, इसको राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते। तो दिक्कत,
अब इतनी बात तो हम समझ गए कि इनका काम क्या है, इनकी फंक्शनिंग क्या है। अब इनका काम बहुत बड़ा है कि भाई भारत सरकार के खिलाफ आप सोचे क्या एक मुकदमा होता होगा, या भारत सरकार के खिलाफ कुछ पक्ष में कि भाई कितनी सुनवाई होती होंगी, तो आप कहेंगे भैया पूरा देश है, तो भारत सरकार के विरुद्ध जो है बहुत सारी कार्रवाइयाँ होती होंगी, बहुत सारे लोग आपका उसमें पटिशन डालते होंगे भारत सरकार के खिलाफ बहुत सारे मामलों में। तो अकेले एक व्यक्ति कैसे भारत सरकार का पक्ष रख लेता होगा, एक व्यक्ति के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए व्यवस्था की गई है कि महान्यायवादी की मदद के लिए अन्य लोग भी होंगे। अब अन्य लोग कौन कौन होंगे उसी को हमको जानना है, लिखेंगे। महान्यायवादी की सहायता के लिए, महान्यायवादी की सहायता के लिए, सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होगा। कौन होंगे जी? सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये लिख सकते हैं, देयर शैल बी ए सॉलिसिटर जनरल, देयर शैल बी ए सॉलिसिटर जनरल टू असिस्ट, टू असिस्ट एजीआई, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब आप मुझे बता सकते हैं, जैसे मैं आपसे दो क्वेश्चन अगर पूछूं वर्तमान में, कि वर्तमान में हमारे महान्यायवादी कौन है, तो आप कहेंगे वर्तमान में हमारे 16वें महान्यायवादी भैया आर वेंकट रमनी हैं। आर वेंकट रमनी कब से? 1 अक्टूबर 2022 से हैं। अगर मैं आपसे पूछूं वर्तमान में हमारे सॉलिसिटर जनरल कौन है, जो कि महान्यायवादी की हेल्प के लिए आप बता रहे हैं, तो वर्तमान में हमारे तुषार मेहता हैं। कौन है? वर्तमान में तुषार मेहता है, जो कि 2018 से हैं, यानी कि लगभग 6 वर्ष से ज़्यादा उनको हो चुके हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा आपके दिमाग में, ये क्वेश्चन आना चाहिए कि इनकी हेल्प के लिए तो होंगे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कौन करेंगे? ये लिख लेना भैया यहाँ पर, वर्तमान में कौन है सॉलिसिटर जनरल, वो मैं अभी लिखा दूंगा आपको थोड़ी देर बाद, महान्यायवादी कौन है जो हम एक क्रम से पढ़ेंगे उनको। वर्तमान में तुषार मेहता, तुषार मेहता ही है ना, अभी चेंज तो नहीं हुए? एक बार आप मुझे बताएं, सारे लोग बदल तो नहीं गए हैं कभी, अभी 1-2 दिन में 4 दिन में बदल गए हों और मुझे इस बारे में नहीं पता हो, तो करंट अफेयर्स में कोई भी ऐसी तब्दीली होगी किसी व्यक्ति की तो आप मुझे बता देंगे, उसकी उम्मीद मैं आपसे करूंगा। ठीक है, तो दिक्कत, तो वर्तमान में क्या होंगे आपका, तो वर्तमान में तुषार मेहता है। और एक दूसरी चीज लिखें, इनकी जो नियुक्ति होगी, फिर इनको नियुक्त कौन करेगा? इनकी नियुक्ति जो होती है, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है, राष्ट्रपति द्वारा ही होगा इनका भी, बाई प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट बाई प्रेसिडेंट। लेकिन क्या बोलेंगे, किस तरह से होगा वो नियुक्ति? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली, अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा, यानी एक एसीसी होती है, कैबिनेट नियुक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। कभी भी पूछेगा कैबिनेट नियुक्ति समिति, इसको बोलते हैं हम अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी, अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी, अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी की रिकमेंडेशंस पर, की सिफारिश पर, की सिफारिश पर क्या हो जाएगी, इनकी नियुक्ति होगी। ठीक है, किससे होगी? ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। वो नाम भेजेगी कि भाई ये सॉलिसिटर जनरल होने चाहिए, और अगर उनका नाम भेज दिया तो राष्ट्रपति साहब इस बात को मानते हुए उनको क्या करते हैं? सॉलिसिटर जनरल बना देते हैं। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल, उनकी शपथ भी वही कराएंगे। यहाँ पर याद रख लेना कि महान्यायवादी जो होते हैं उनकी शपथ भी कौन कराते हैं? वो भी राष्ट्रपति ही कराते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा। ओके,
अच्छा जी, फिर तो भैया हम आपने अभी बताया कि बहुत सारी कार्यवाहियां होती हैं, तो एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था महान्यायवादी, तो उनके लिए बनाए गए कौन, सॉलिसिटर जनरल। तो क्या एक अकेले सॉलिसिटर जनरल, क्या दो व्यक्ति इस मामले को या इस कार्यभार को संभाल सकते हैं? सोच के देखिए, कल्पना करिए, आप कहेंगे नहीं पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि सॉलिसिटर जनरल की हेल्प के लिए भी और लोग होंगे। तो सॉलिसिटर जनरल की हेल्प के लिए यहीं पर नोट करना, आप यहीं पर नोट कर लेना, सॉलिसिटर जनरल को एसजी लिख सकता हूँ, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। एसजीआई की, एसजीआई की मत लिखिए, हाँ की लिख सकते हैं, की सहायता के लिए, की सहायता के, सहायता के लिए अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब होता है एडिशनल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होंगे। अब ये कितने होंगे टोटल, कौन बताएगा? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होंगे, क्या बोल देंगे, देयर शैल बी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एसजी लिख रहा हूं मैं उसको, कोई दिक्कत तो नहीं, टू असिस्ट, टू असिस्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। दिक्कत, दो बताया कई साथियों ने, पांच बताया कई साथियों ने, उसी सिद्धांत का पालन किया जिसका मैंने कहा, जैसे चमन सिंह भाई, उन्होंने कहा नहीं पता भैया जी, ये अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको सोचना होगा, फिर आपको करंट अफेयर्स में सोचना होगा कि अभी करंट अफेयर्स में एक न्यूज आई थी कुछ टाइम पहले ही, और वो न्यूज इस तरह से थी कि भारत सरकार ने नए 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की। नए 6 अतिरिक्त, यानी कि 6 अतिरिक्त अभी भेजे कि कार्यभार जो है वो बढ़ा हुआ है। तो वो सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? तो वो सॉलिसिटर जनरल ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी हाई कोर्ट से हो, ठीक है, वहां पर एडवोकेट हो, या सुप्रीम कोर्ट में वो एडवोकेट हो आपका, ठीक है। तो उन व्यक्तियों को ये क्या है, सॉलिसिटर जनरल बना करके भेज देते हैं, किसी भी हाई कोर्ट से जा सकते हैं, और इनकी संख्या निश्चित नहीं है, ये बात याद रख लो। 6 नए भेजे थे, तो 6 आंसर नहीं हो जाएगा, कई साथियों ने 6 लिख दिया, तो 6 आंसर नहीं, अभी मैंने कहा 6 नए सॉलिसिटर जनरल दिए गए आपका, किसकी मदद के लिए, सॉलिसिटर जनरल की मदद के लिए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल दिए गए। तो उसका मतलब ये नहीं है कि संख्या 6 होगी, मतलब 6 नए और दिए गए हैं, पहले से और भी लोग मौजूद थे, ठीक है। तो याद रख लेना, इसकी जो संख्या है वो निश्चित नहीं है, सिर्फ इतनी बात की गई है कि सॉलिसिटर जनरल की मदद के लिए अन्य एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अनिश्चित है, मतलब फिक्स नहीं है ये संख्या, इतनी बात में। अब देखो एक छोटा सा अंतर और समझना है, इतनी बात समझ में आई। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी हेल्प के लिए कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की हेल्प के लिए कौन है? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये किस आर्टिकल में है? ये तो है आर्टिकल 76 में। और जो हमारे संविधान में है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होगी, एक संवैधानिक पद हो गया, हाँ या ना? लेकिन इन दोनों के बारे में कभी भी आपसे पूछे कि ये दोनों क्या संवैधानिक पद हैं, तो याद रख लेना, ये दोनों क्या है, संवैधानिक पद नहीं है। यानी कभी भी आपसे पूछ ले कि इनका किस अनुच्छेद में, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को किस में बताया गया है, या स्थिति पूछ ले उसकी, संवैधानिक स्थिति, तो आप बोलेंगे संवैधानिक पद नहीं है। संवैधानिक पद क्या है, वो आपका नहीं है। नियुक्ति कौन करेंगे? नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति ही करते हैं, बात हमको ध्यान रख लें। क्लियर है भैया? आपका एसजीआई के लिए योग्यताएं क्या होंगी? एसजीआई के लिए मैंने अभी बता दिया आपको, आपने शायद मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना, कि वो इनकी मदद के लिए कहाँ से भेजे जाते हैं? हाई कोर्ट से। तो जो नियुक्ति, जो योग्यताएं आपका हाई कोर्ट के लिए होनी चाहिए, वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए रहेंगी, ठीक है, जो आपका क्या, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए हो। कोई दिक्कत इस बात में? आगे आते हैं। अगली बात है कि अगले ही पॉइंट पे चलते हैं, इनके अधिकार क्या हैं, क्या क्या इनको प्रिविलेज मिले हुए हैं, अधिकार क्या है, राइट्स क्या क्या मिले हुए हैं महान्यायवादी, बताएं आप क्या जानते हैं इसके अधिकार के बारे में, इसके राइट्स क्या क्या हैं? तो राइट्स में तो एक तो आता है, पहला सबसे बड़ा राइट है, किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। किसी भी न्यायालय में, जैसे यूपीपीसीएस ने अभी 2023 में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था एक, किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, उसने विकल्प दिए इसमें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, मतलब 4-5 नाम दिए, और एक आपका कोड बना करके पूछा कि उसको सुनवाई का अधिकार कहाँ पर है।
तो जब मैं कह रहा हूं किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, यानी कि हम कह सकते हैं राइट टू बी हियर्ड इन एनी कोर्ट, राइट टू बी, राइट टू बी ए हियरिंग बोल सकते हैं इसको, राइट टू बी ए हियरिंग इन एनी कोर्ट। एनी कोर्ट का मतलब किसी भी प्रकार का न्यायालय हो, किसी भी प्रकार का। और किसी प्रकार के न्यायालय में जरा आप नाम लिखें, आप किस किस न्यायालय को जानते हैं। तो जैसे मैं एक विकल्प लिख दूं आपके लिए, सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं, तो वहां पर क्या ये जा करके अपना क्या बोलेंगे, वहां पर ये अपना जो केस है लड़ सकते हैं, आप कहेंगे हाँ जी। हाई कोर्ट में जाकर के ये केस लड़ सकते हैं, हाँ जी। या मैं आपसे पूछूं कि आपका कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब आपका जो जिला एवं सत्र न्यायालय जिसको हम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, तो किसी भी सेशन कोर्ट में क्या ये जा सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ डिस्ट्रिक्ट के सेशन कोर्ट में भी ये जा सकते हैं। ओके। अब देखो यहां पर एक छोटे से डाउट और आपको हो सकता है, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये सुनवाई का अधिकार इनको दिया गया है, तो वो सुनवाई किस प्रकार की होंगी। जैसे एक तो हमने बात कर ली कि ये भारत सरकार का पक्ष रखते हैं। अब मान के चलिए जैसे आपका आर वेंकटरमणी वर्तमान में है, तो ये एक तो भारत सरकार का पक्ष रखेंगे। और अगर मान के चलो आप चाह रहे हैं कि ये तो भाई इतने बड़े वकील हो गए, भाई जो भारत सरकार का ही पक्ष रख रहे हैं, तो कितने बड़े वकील होंगे आप समझिए। आम आम आपका कानूनी विशेषज्ञ तो है नहीं, नहीं तो भारत सरकार अपना पक्ष क्यों रखवाती उनसे। तो आप चाहते हैं कि आपके कोई मुकदमा है, आप चाह रहे हैं कि आपका मुकदमा भी यही लड़े, आपकी ऐसी इच्छा है, आपके पास उतने पैसे हैं कि इनकी जो फीस है, मान के चलो भाई बड़ी एक फीस होगी और आप उसको वहन कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि आपका मुकदमा भी यही लड़ें, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा। तो आप कहेंगे तो इसको बोलते हैं हम निजी प्रैक्टिस। तो ये निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं, मतलब भारत सरकार की कार्रवाइयों के अलावा एक निजी प्रैक्टिस भी ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो याद रखना एक निजी प्रैक्टिस ये कर सकते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रख लेना। लेकिन वहां पर कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि जब ये अपनी निजी प्रैक्टिस को करेंगे तो ऐसा कोई भी मुकदमा ये नहीं लड़ सकते हैं, या किसी भी ऐसे मुकदमे का पक्ष ये नहीं रख सकते हैं जो भारत सरकार के खिलाफ हो। मान के चलो आप चाह रहे थे और आपका जो मुकदमा वो भारत सरकार के खिलाफ था, तो क्या अब भारत सरकार के खिलाफ अगर ये आपके मुकदमे की तरफ से हो जाएंगे, और उस बात के लिए भी ये वैध हैं कि भारत सरकार की तरफ से तो इनको मुकदमा लड़ना ही है, तो ये तो एक दूसरे के खुद के ही सामने हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं मेरी। तो यानी कि एक पक्ष में तो नहीं हो सकते, और एक पक्ष इनका संवैधानिक है कि ये भारत सरकार की तरफ से तो होंगे ही होंगे। बात समझ में आई ना क्लियर। ये थोड़ा मतलब सोचने की जरूरत है इस पर, तो आप समझ पाए होंगे, उम्मीद करूंगा। बड़ी आसान सी चीज़ है। आर वेंकटरमन यानी कि प्राइवेट प्रैक्टिस भी लिख लेना आप बेशक से, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस की लिमिटेशंस क्या हैं, वो लिमिटेशंस आपको याद रख लेनी है कि भाई भारत सरकार के विरुद्ध ना हो वो कोई भी कार्रवाई, ऐसी कोई कार्रवाई भारत सरकार के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे आते हैं। किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार, ये तो पहला अधिकार हो गया। आगे, संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों, दोनों सदन कौन कौन से होते हैं संसद में बताएं। तो आप कहेंगे भैया लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। दोनों सदनों या दोनों सदनों की कोई संयुक्त बैठक भी हो सकती है, आगे जाके आप पढ़ेंगे। संयुक्त बैठक या संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, ठीक है, ये अधिकार हो गया उनको। भाषण भी दे सकते हैं, वहां पर कोई स्पीच भी दे सकते हैं, भाषण देने का अधिकार, उनको एक राइट मिला हुआ, राइट टू स्पीच वहां पर। लेकिन क्या नहीं कर सकते, वोट नहीं डाल सकते किसी भी मुद्दे पर। वहां पर अगर कोई वोटिंग चल रही है, जैसे हम कहते हैं कि भाई बहुमत चाहिए लोकसभा में, जिसको 50% प्लस हम कहते हैं, या कई बार हम बोलते हैं उसको आपका तत्कालीन बहुमत, यानी कि मौजूद जितने लोग हैं उनका बहुमत चाहिए, या आपका एक विशेष बहुमत होता है, आप जानते ही हो उसको कि भाई 2/3 से वो चाहिए। तो उन मामलों में कभी भी ये वोट नहीं डाल सकते हैं। लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है इनको, मतदान का अधिकार नहीं है, मतदान का अधिकार नहीं है। यानी हम क्या बोल सकते हैं, राइट टू अटेंड, राइट टू अटेंड, अटेंड द सिटिंग ऑफ ईदर हाउस, कोई सा भी हाउस हो, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और ए जॉइंट मीटिंग,
और ए जॉइंट मीटिंग, यानी कि आपका संयुक्त बैठक भी हो सकती है, और ए जॉइंट मीटिंग इंक्लूडिंग द राइट टू मेक ए स्पीच, साथ में वो एक भाषण भी दे सकते हैं, राइट टू मेक ए स्पीच, राइट टू मेक ए स्पीच, ठीक है। लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है, ये लिख लेना यहां पर, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है, बट नॉट हैव द राइट, राइट टू वोट, राइट टू वोट। अब इसमें ये तो नहीं समझोगे कि भैया ये वोट नहीं डाल सकते हैं, कि जब हम चुनाव हो रहे हैं उस समय पे वोट नहीं डाल सकते हैं, ऐसा मत समझ जाना कोई भी। ये कहाँ पर हम वोट की बात कर रहे हैं, कभी इससे समझ जाओ, बट नॉट हैव द राइट टू वोट, कि भैया जब आपका एफपीपीएस प्रणाली होगी, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम होगा, जब जनता वोट डालती है तो क्या ये वहाँ पर वोट नहीं डाल पाएंगे। वोट की बात कहाँ पर हो रही है, कि जब ये संसद में बैठे हुए हैं, वहाँ पर मान के चलो लोकसभा की कोई कार्रवाई चल रही है, और लोकसभा की कार्रवाई में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो वहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं, कोई ज़रूरत है वहाँ पर किसी प्रकार के बहुमत की, तो ये उसमें वोट नहीं डाल सकते हैं, है ना। पार्लियामेंट की बात चल रही है, एकदम से ठीक है। अब देखो पार्लियामेंट की कार्यवाही में आपने कई बार देखा होगा कि नेता लोग लड़ जाते हैं, देखा आपने, मतलब बदतमीजी भी कर देते हैं कई बार। तो जिनको हमने चुन के भेजा, तो हम ये समझते हैं कि ये हमारे लिए मतलब बड़ी रक्षा प्रतिरक्षा का, इस देश के संविधान को ध्यान में रखते हुए, और संविधान के अलावा भी बहुत सारी चीज़ हैं कि आप चुने हुए व्यक्ति हैं तो आपकी एक गरिमा होनी चाहिए, उस गरिमा का पालन नहीं करते हैं, एक दूसरे का कॉलर पकड़ने को तैयार हो जाते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं कभी कभी, तो जैसे छोटे बच्चे हों ये कोई एक, तो ऐसी स्थिति कई बार आ जाती है, बेवजह का शोर मचाने लगते हैं। आप देखोगे देश के केंद्रीय मंत्रियों को कई बार ऊ ऐसे करने लग जाते हैं, तो आप कहोगे कि मतलब ऐसी स्थिति के लिए तो हमने इनको नहीं भेजा था यहाँ। लेकिन ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी पक्ष, हर एक उसमें इन्वॉल्व होता है, सब लोग ऐसा करते हैं। तो जो वहां पर किसी, इसको बोलते हैं संसद का विशेष अधिकार, आर्टिकल 105 जब आप पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं किसका, सांसदों के विशेष अधिकार, यानी लोकसभा या राज्यसभा के जो सांसद हैं उनको जो विशेष अधिकार क्या मिला हुआ है। तो वहां पर जो वो किसी प्रकार का बयान देंगे, तो वो जो बयान वहां पर दे रहे हैं, वह बयान जो है उनके संसदीय विशेषाधिकार के तहत आता है, कि उसको जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। हाँ, वहां पर जो उस को लीड कर रहे हैं, जैसे लोकसभा में लोकसभा स्पीकर करते हैं लीड, तो वो उनके निलंबन के बारे में विचार कर सकते हैं, उनको निलंबित कर सकते हैं कुछ समय के लिए, या पूरे सदन की कार्रवाई के लिए, पूरे सत्र के लिए, ठीक है, उनको निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। तो वो कौन, जो चेयरमैन होंगे वो, या फिर आपका हम बात करें स्पीकर है, वो उस बारे में डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर जब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, ऐसा ही विशेष अधिकार इनको भी प्राप्त है, तो याद रखेंगे, उस बात को नोट करके कहीं लिखना, नोट करके, यानी ये भी किसी प्रकार का भाषण वहाँ पर जो देंगे, बोलते समय ऐसा नहीं होगा कि ये नहीं बोल सकते या ये नहीं बोल सकते, लिख लेना इस बात को। संसद सदस्य के विशेषाधिकार हैं वो इनको भी मिलते हैं, संसद सदस्य के विशेषाधिकार, विशेषाधिकार के ये हकदार होते हैं, क्या होते हैं ये, संसद सदस्य के विशेषाधिकार, एंटाइटल टू, लिख सकते हैं एंटाइटल टू, एंटाइटल टू प्रिविलेजेस, एंटाइटल टू प्री सॉरी एंटाइटल टू प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। एमपीज का मतलब लोकसभा या राज्यसभा के जो सदस्य हों, और ये बात किस में की गई है, ये बात की गई है आर्टिकल 105 में। इसको आगे जब वर्णन आएगा तो और अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम लोकसभा को पढ़ेंगे, यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के बाद में हम पढ़ेंगे एक सांसद के पास में क्या शक्तियाँ होती हैं, तो वहाँ पर ये आप जानोगे। देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात याद रख लेना, एक निमोनिक्स आपको बनानी है, क्योंकि जो काम मैंने कहा, अगर आप केंद्र की जो कार्यपालिका उसको पढ़ लेंगे अच्छे से, या केंद्र की जो विधायिका उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपके लिए राज्य तो सिर्फ मैं ये कहूँगा कि सिर्फ शब्द आपको पढ़ने हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कौन कौन से आर्टिकल की यहाँ पर बात की, एजीआई के लिए कौन कौन से आर्टिकल हुए यहाँ पर, एक तो हमने आर्टिकल 105 की बात की, एक हमने बात की कि वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, और ये अधिकार उनको जो प्राप्त है, ये आर्टिकल 88 से प्राप्त है। किस आर्टिकल से है, अनुच्छेद 88 से अधिकार प्राप्त है। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि वह दोनों बैठकों में भाग ले सकते हैं, तो ये किस अनुच्छेद में उनको शक्ति दी गई है। और एक संसद के विशेष अधिकार उनको किससे प्राप्त हैं, तो आर्टिकल 105 से। तो आप कहोगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हमने 3 आर्टिकल में बात की, 76,
1288 17105। कितने कितने का अंतर हुआ जरा बताएं यहाँ पर, कितने कितने का अंतर है? तो आप कहेंगे यहाँ पर अंतर भी 12 का है और यहाँ पर अंतर कितने का है, यहाँ पर अंतर एक 17 का है, यही है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसके लिए है? भारत सरकार के लिए, यानी कि केंद्र में है, कह सकते हैं। ऐसी ही स्थिति फिर राज्य में भी होगी। राज्य में होते हैं एडवोकेट जनरल, वहां पे कौन होंगे? महाधिवक्ता। तो वो किसके प्रमुख वकील हो जाएंगे? महाधिवक्ता किसके प्रमुख हो जाएंगे? तो आप कहेंगे वो राज्य सरकार के हो जाएंगे। तो ये किस आर्टिकल में आते हैं? तो फिर इनके लिए आता है आर्टिकल 165। तो फिर वो विधानमंडल की दोनों बैठकों में भाग ले सकते हैं, तो उसमें फिर आपको 12 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 177। यानी कि फिर उनको विधानमंडल में जो विधायकों को विशेष अधिकार प्राप्त है वो भी उनको प्राप्त होंगे, तो आपको 17 जोड़ना पड़ेगा, 194। फंक्शनिंग सेम होगी एकदम, कोई अंतर नहीं होगा। जैसे ये राज्य सरकार के विरुद्ध कार्रवाइयों का कोई मुकदमा, केंद्र सरकार का भारत सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा ये नहीं सुनवाई में भाग ले सकते हैं जीआई, उस तरह वो राज्य सरकार के खिलाफ नहीं ले सकते हैं। जैसे ये आपका कहाँ पर दोनों सदनों में बैठ सकते हैं, केंद्र में संसद के, तो उनके लिए क्या होगा? विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही में वो भाग ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको भी वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे ही जैसे यहाँ पर इनको संसद सदस्य के, तो उनको एमएलए के अधिकार मिलेंगे। थम्सअप करें, बात क्लियर है? एक साथी ने कहा है भैया आर वेंकट रमनी अब चेंज हो गए हैं, बाकी साथी भी बताएं क्या आर वेंकट रमनी क्या अब चेंज हो गए हैं? एक साथी हमारे लगातार लिख रहे हैं इस बात को, इस बारे में मुझे पता नहीं है, आप बताएंगे मुझे जरा, ये मिटा दूं मैं एक बार? सारे दोस्त बताएं क्या चेंज हो चुके हैं? क्योंकि 1 अक्टूबर 2022 से ये हुए थे, तो इतनी जल्दी तो चेंज हाँ नहीं होने चाहिए, इतनी जल्दी चेंज नहीं होने चाहिए। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि हाँ हो चुके हैं। अरे ऐसे यस नहीं लिखना है, जो चेंज हो चुके हैं उनका नाम लिखो, लिखना, बता देख लेना, अगर आप चेंज हो गए तो उससे कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर हो भी गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, स्थितियां तब भी सेम ही रहेंगी, यानी अधिकार तब भी उनको मिलेंगे। अगले अधिकार की बात करते हैं। अगला अधिकार क्या है? अगला अधिकार क्या है, लिखना है इस बात को। क्या अधिकार हम बोलेंगे कि लोकसभा की कोई समिति बन रही है, लोकसभा की समिति हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपका लोक लेखा समिति हो गई, या आपका कोई भी अन्य समिति होगी जो आपका जिसमें लोकसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व हो, तो लोकसभा समिति, तो उसमें इसको सदस्य बनाया जा सकता है या नहीं? लोकसभा समिति के सदस्य हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि इनको बनाए ही बनाए, हो सकते हैं, बनाना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं है। कैन बी ए मेंबर ऑफ, कैन बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी कैन बी ए मेंबर ऑफ, ओके, कैन बी को याद रखना। आगे बात, अब अगली बात क्या करेंगे? अगली बात ये होगी हमारा कि अब इनको वेतन क्या मिलेगा जब ये काम कर रहे हैं? तो वेतन एवं भत्ते, सैलरी एंड अलाउंसेस राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होंगे, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होंगे। इसमें भी आपको विकल्प मिलते हैं कई बार कि भैया 4 लाख 5 बार या निश्चित नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में, इसके बारे में बोलेंगे, किसके बारे द्वारा निर्धारित होते हैं? तो निर्धारित का मतलब अब प्रेस्क्राइब्ड बाई, प्रेस्क्राइब्ड बाई, बाई प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा वो निर्धारित होंगे, ठीक है। ये छोटी सी बात थी, कोई दिक्कत? बोलेंगे जी, सारे दोस्त बताएंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे आते हैं। तो हमें को क्या अब लिखना है? भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे, बताते चलें, अब ये जनरल फैक्ट है। भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? महान्यायवादी, क्या बोल देंगे इनको? फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई लिख सकता हूँ ना अब, तो कोई दिक्कत नहीं है जी भैया। कौन थे? मोतीलाल चिम्मनलाल सीतलवाड़, एमसी सीतलवाड़ जिनको हम कहते हैं, मोतीलाल चिम्मनलाल सीतलवाड़।
शीतलवाड़ 1950 से लेकर के 1963। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबे कार्यकाल के लिए महान्यायवादी कौन है, तो याद रख लेना ये इनका सबसे लंबा कार्यकाल है। सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट टेन्योर इसको हम बोलेंगे, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल अर्थात लॉन्गेस्ट टेन्योर। एक क्वेश्चन पूछा जाता दूसरे महान्यायवादी कौन थे, दूसरे महान्यायवादी, सेकंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दूसरे महान्यायवादी वो थे चंद्रकिशन दफ्तरी, सी के दफ्तरी, चंद्रकिशन दफ्तरी। और चंद्रकिशन दफ्तरी जी से याद रख लेना ये पहले सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। पहले एसजीआई में कभी आपसे पूछूं, एजीआई और एसजीआई का अंतर समझते हैं आप? एसजीआई किसको असिस्ट करने के लिए, किसकी हेल्प के लिए हैं, किसकी हेल्प के लिए हैं बताइए मुझे। तो आप कहेंगे भैया एजीआई की हेल्प के लिए एसजीआई होते हैं, एसजीआई। एडिशनल से कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा आपसे कि भैया पहले एडिशनल कौन थे ना, उस तरह का बन नहीं सकता क्योंकि वो कई होते हैं। तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि दूसरे एजीआई थे और साथ में क्या बोलेंगे पहले सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थे। अगली बात पर आएंगे, अगली बात पर आएंगे। सातवें कौन थे, सातवें सोली सोराब जी। क्यों सातवें क्यों लिख रहे हैं हम, बीच में से भैया और तो नहीं पढ़े। 16 जो आपका सोली सोराब जी है उनको याद हमको इसलिए रखना होता है कि सबसे छोटा कार्यकाल है इनका, सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल यानी कि शॉर्टेस्ट टेन्योर है इनका, शॉर्टेस्ट टेन्योर, सबसे छोटा कार्यकाल। ठीक है, क्या बोलेंगे तो आपसे पूछेंगे भैया कितने दिन के लिए रहे थे, कुल लगभग 1 वर्ष के लिए रहे थे, 1989 से 90 तक। ये भी सोच सकते हैं 89 से 90। और अभी वर्तमान में आप बताएं, कुछ लोगों ने कहा चेंज हो चुके हैं, तो नाम बताएं उनका। अभी रिसेंट में क्या 1-2 दिन पहले ये बदल गए हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर 2022 से आर वेंकटरमणी थे, अभी नहीं बदलने चाहिए थे, तो कई दोस्तों ने बताया। भैया वर्तमान में के वेणुगोपाल है। अरे के वेणुगोपाल दोस्त आपका 15वें थे, वो 2017 से 2022 थे। आप चेंज बता रहे हैं या पिछले बता रहे हैं? कोई नहीं बदला है अभी, बिल्कुल ठीक बात है। जब बदलें तो लिख लेना इसमें, है ना, बदल जाए तो लिख लेना, अभी नहीं बदले वर्तमान में। क्या बोलोगे वर्तमान में कौन से नंबर के हैं, 16वें नंबर के हैं। मिस इन्फॉर्मेशन क्यों देनी है यार तुमको, अगर तुम्हें पक्का नहीं पता है तो ये बोले ना कि नहीं पता है, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग करंट अफेयर्स को लगातार पढ़ते हैं और मुझसे ज़्यादा जानते हैं आप उसमें, तो उसके लिए मिसगाइड नहीं करना है कभी भी, है ना। मैं आपके कमेंट्स इसलिए लेता हूँ ना, लेकिन उसमें मिसगाइड नहीं करना है ना, कभी भी नहीं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर सबसे लंबे नाम जिनका है उनका सबसे लंबा कार्यकाल है। नहीं, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि नाम तुमको बड़ा दे, ऐसा दे देगा एमसी शीतलवाड़, बड़ा नाम कहाँ रहा। ठीक है, इसी के दफ्तरी नाम से जाने जाते हैं, सी के दफ्तरी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ना बनाए, है ना। कोई दिक्कत भाई साहब, इतनी बात में बताइए जरा मुझे, इतनी सी बात में किसी मेरे साथी को कोई परेशानी रही हो बात सीखने में, एक बार मेमोराइज करें, आप समझ गए होंगे क्या कार्य है। इंपॉर्टेंट बात है, आर्टिकल 76(1) में इनका अपॉइंटमेंट, 76 में इनका जिक्र है। और अगर हम बात करते हैं 88 में सदन की दोनों बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन वो चाहे कैसी भी बैठक हो, सिर्फ लोकसभा की अलग से हो, राज्यसभा की हो, या दोनों की जॉइंट मीटिंग हम आगे चल के पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 108 में है कि जो आपका साधारण विधेयक के मामले में उसको बुलाया जाता है। ठीक है, संविधान संशोधन के मामले में ना, धन विधेयक के मामले में, साधारण विधेयक के मामले में उसको बुलाया जाता है। तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति साहब उसको बुलाते हैं, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, है ना। कल जब मैं आपको लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, वो कैसे आपका कार्य करते हैं वो बताऊंगा, तो तब आप उसको समझोगे आर्टिकल 108 को। अभी तक की बात में कोई दिक्कत? तो संसद को शुरू करें एक बार, क्योंकि कल हमको शुरू करना है किसको, लोकसभा को। लोकसभा के बारे में जो कुछ भी विस्तारित बातें वो हम कल करेंगे, लेकिन आज हमको उसका बेसिक स्ट्रक्चर जान लेना है सारा, कि क्या क्या होता है और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। कंटिन्यू करें, आते हैं। नोट बना के लिखना संसद, और जो साथी जानते हैं बताएं जरा कि संसद को किस अनुच्छेद में बताया गया है।
संसद, पार्लियामेंट। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, भारत का जो संसदात्मक मॉडल है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, वेस्टमिंस्टर प्रणाली से लिया गया है। लिखना जरा इसको। क्या बोलेंगे? आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 क्या बताता है? संसद का गठन, संसद का गठन क्या क्या होगा संसद में, क्या बोलते हैं इसको? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताता है आर्टिकल 79। क्या कहता है? ये कहता है कि जो संसद है, संसद के 3 अंग होंगे। क्या होते हैं? कितने ऑर्गन्स होते हैं संसद के? 3 अंग होते हैं। दे आर 3 ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट। कितने अंग होंगे? 3 अंग होंगे। और वो 3 अंग कौन कौन से होंगे? तो उन 3 अंगों में पहला अंग तो होता है आपका कौन? राष्ट्रपति साहब, जिनको हम पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति। दूसरे अंग उसमें होते हैं आपका राज्यसभा, राज्यसभा। और तीसरा अंग उसमें होते हैं लोकसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति साहब आप पढ़ चुके हैं, बताइए किस आर्टिकल में थे? तो ये तो आर्टिकल 52 में हम पढ़ चुके थे। अब देखो, मुझे एक बात बताइए, आप जरा सोचिए कि जब हम बात करेंगे राष्ट्रपति इसके अंग होंगे, तो राष्ट्रपति साहब का क्या रोल है? देखो, हमारे देश में संसद किस लिए बनाई गई है, या संसद का प्रावधान क्यों है? तो मैंने आपको कुछ याद हो तो जो कक्षा 2 थी हमारी, दूसरी ही क्लास में मैंने आपको समझाया था। अच्छा, आप में से कितने साथी हैं जो क्लासेस को लगातार कर रहे हैं, या जिनकी सभी क्लासेस कंप्लीट हैं, कि एक क्रम से आप करते आ रहे थे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जब अगर हम क्रम से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो हमको बहुत अच्छे से वो क्लियर होंगी अगर हम समय पर रिवीजन करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था दोस्त, अगर आपको ध्यान हो, कि जो हमारे देश में विधायिका है उसका काम क्या है? कानून निर्माण का काम है। उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कार्यपालिका का है। और वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए न्यायपालिका है, यानी कि जुडिशरी है। तो जो विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर की बात है, तो संसद में जब मैंने आपको एक प्रक्रिया और समझाई थी कि संसद में कोई भी जब बिल बनता है तो वो किस प्रकार से आपका एक्ट बनता है। तो पहले बिल आता है। बिल आने के लिए क्या जरूरी है? कि वो दोनों सदनों से पारित हो। और दोनों सदनों से पारित होने के बाद में, यानी कि दोनों हाउसेस से अगर वो पास हो जाता है, तो दोनों हाउसेस से पास होने के बाद में कहाँ जाएगा? प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा। और प्रेसिडेंट साहब के पास में क्या क्या शक्तियाँ हैं वो हमने उसमें बात कर ली, कि या तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, या उसको रिजेक्ट कर लेंगे, या रिकन्सिडरेशन के लिए भेज देंगे। रिकन्सिडरेशन के लिए अगर भेज दिया है तो वापस अगर आया तो फिर उनको मानना पड़ेगा, है ना? ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो कहने का मतलब है, राष्ट्रपति साहब इसीलिए अंग हैं क्योंकि कोई भी विधेयक बन ही तब पाएगा, विधायिका बन ही तब पाएगी, जब राष्ट्रपति साहब उस पर अपना क्या दे देंगे? उस पर अपना हस्ताक्षर कर देंगे, या उसको सहमति दें, चाहे बाद में या पहले सहमति दे दे। जैसे धन विधेयक के मामले में तो पहले ही सहमति ली जाती है इनसे। तो कहने का मतलब है, उनका जो एसेंट है, उनकी जो सहमति है, उनका जो आपका एक्सेप्ट करना है वो जरूरी है। बात समझ? इसीलिए इसको बनाया गया संसद का अंग। ठीक है। तो ये क्या होगा? आपका राष्ट्रपति होंगे, यानी कि प्रेसिडेंट इनको बोलते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स किस आर्टिकल में है? तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है आपका आर्टिकल 80 में। और साथ में लोकसभा को क्या बोलेंगे? हाउस ऑफ पीपल। हम तो लोकसभा को एलएस ही बोलते रहेंगे, एलएस। ये किस में है? ये आर्टिकल 81 में है। ये आर्टिकल 81 में है। अब देखो, यहां पर कुछ क्वेश्चन बनेंगे। जैसे एक जर्नल सा क्वेश्चन बन सकता है कि ये तो 3 अंग हुए, लेकिन मैं कभी भी पूछ लूँ आपसे संसद में कितने सदन है, तो आंसर क्या होगा? संसद में सदन, सदन बोलते हैं आपका किसका? हिंदी का शब्द है, संस्कृत का भी शब्द है। सदन का अर्थ है आपका कमरा। तो क्या बोलते हैं? लोकसभा में आपका 2 कमरे। कितने कमरे? 2 कमरे हो गए। एक लोकसभा हो गया और एक राज्यसभा हो गया। ठीक है। तो अगर कभी भी हाउस पूछे आपसे, सदन पूछे, तो हाउस कितना बताएंगे आप? हाउस कहेंगे आप 2 है। और 2 हाउस कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको ये आर एस एल एस लिखने में? कभी आर एस कुछ और समझ लेते हो, है ना? एल एस कुछ और सोच लेते हो। कभी भी सदन पूछे आपसे, ये पूछे। अब देखो, राज्यसभा को हम क्या क्या कहते हैं? राज्यसभा को हम क्या क्या कहते हैं? किस किस नामों से पुकारते हैं? बताइए जरा, राज्यसभा को और किस किस नामों से हम पुकारते हैं?
राज्यसभा और लोकसभा के बीच का एक अंतर, इसको समझना। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स आर्टिकल आपका किस में आएगा, 80 में आएगा। और हाउस ऑफ पीपल HOP, HOP आता है आपका आर्टिकल 81 में। जो राज्यसभा है साथी, उसको हम बोलते हैं आपका क्या, उच्च सदन। उच्च सदन, उच्च सदन का मतलब है अपर हाउस, अपर हाउस। लोकसभा को हम बोलते हैं निम्न सदन। ये क्यों कहते हैं, मतलब ये कैटेगराइज क्यों किया गया और ऐसे नाम इसके कहाँ से आए, ये तो आपको समझना होगा इस बात को कि देखो, उच्च सदन का मतलब ही है कि राज्यसभा में हर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता। राज्यसभा में अगर हम बात करें कि वहाँ पर आपका, हम आगे चल के जानेंगे कि भाई अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, तो हर व्यक्ति के लिए वहाँ पर जाने की संभावनाएं उतनी नहीं है जितनी लोकसभा में। लोकसभा का चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है। आपकी अगर उम्र हो गई है 25 वर्ष, तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं बड़ी आसानी से। और आपके पास धन है तो उसका आप प्रचार प्रसार करके बहुत अच्छे से, या मान के चलो आप पार्टी के एक समर्थित उम्मीदवार है तो हो सकता है आप सांसद बन जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि लोकसभा का चुनाव कोई भी लड़ लेता है, उसके लिए एलिजिबल हो जाता है, तो एक कारण ये माना जाता है। ठीक है, दूसरा क्या बोलते हैं इसको, द्वितीय सदन। अब देखो, एक तरफ तो हमने इसको अपर हाउस बोला और एक तरफ हम इसे सेकंड हाउस कह रहे हैं। अपर का मतलब तो ऊपर होता है ना, तो ये तो फर्स्ट होना चाहिए। फिर सेकंड हाउस, फिर हम इसको क्यों कहते हैं सेकंड हाउस, सेकंड हाउस। और इसको हम प्रथम सदन कहते हैं, प्रथम सदन, फर्स्ट हाउस इसको हम बोलते हैं, फर्स्ट हाउस। ऐसा क्यों, उल्टा उल्टा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा आपको कुछ? आप कहेंगे हाँ देखो, मैंने एक बात बताई थी आपको कि हमारे देश में जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, मंत्री परिषद। यानी कि आप जब तुलना करोगे ना राज्यसभा और लोकसभा की, तो आप ये पाओगे जब आप आगे चल के इसको पढ़ोगे, तो जर्नल से अभी मैं वो बातें बताऊंगा आपको जो आप जानते हैं। अभी उन बातों के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे जिन्हें आप नहीं, मैंने नहीं बताया है, आप बेशक जानते हो। तो आप देखोगे मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है आपका, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, मैंने आपको बताई थी, किस आर्टिकल से बताई थी ये भी आप बताना, तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जब आप आगे चल के धन विधेयक पढ़ोगे, धन विधेयक जो है, धन विधेयक के जो मामले होंगे उन पर भी जो अधिकार होगा, वो धन विधेयक का कोई मामला तो वो लोकसभा में ही रखा जा सकता है, या धन विधेयक पर जो आपका निर्णय होगा वो लोकसभा के अध्यक्ष का होगा। यानी कि वहां पर भी किसको विशेष अधिकार दिए गए, लोकसभा को। तो आप देखोगे बहुत सारी जगह पर क्या है, लोकसभा जो है उसको ज्यादा अधिकार प्राप्त है, इसलिए लोकसभा को बोला जाता है प्रथम सदन। बात क्लियर है, थम्स अप करके रहो, मेरे साथ में बताते रहो। कई साथियों ने तो बहुत बढ़िया बताया है, आर्टिकल 75(3) में बताया गया है, आर्टिकल 75(3) में बताया गया है, बहुत शानदार। द्वितीय सदन, अगली बात, इसको हम बोलते हैं संघीय सदन, संघीय सदन। पेन क्यों नहीं चल रहा भैया इसका, ये इसकी स्याही खत्म हो गई है क्या? संघीय सदन यानी कि इसको फेडरल हाउस के बोलते हैं। अब मेरे अच्छे स्टूडेंट से क्वेश्चन होगा, फेडरल का अर्थ मैंने आपको क्या समझाया था? जिन साथियों ने शुरुआती क्लासेस नहीं करी है वहां पे हमने बहुत सारे अर्थों को समझा था, आपको पता होना चाहिए। संघीय सदन, संघीय का मतलब ही क्या होता है, जब राज्य का भी आपका क्या हो, राज्य की भी भागीदारी हो, यानी कि पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स भी शामिल हो यूनियन के साथ में, तो उसको हम बोलते हैं। या मैं पूछूं, भारत में कैसी संघीय व्यवस्था है, या भारत में एकात्मक व्यवस्था है? कैसी व्यवस्था मैंने आपको बताई थी, तो हमने एक्सप्लेन किया था कि भारत में तो अर्ध संघात्मक है, यानी कि क्वासी फेडरल है। तो क्वासी फेडरल होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर स्टेट्स को भी आपका जगह मिली है, तो स्टेट्स को जगह मिली है, स्टेट्स को जगह मिली है। अर्ध संघात्मक कहने का कारण ये था कि एकात्मक से ज़्यादा हमारी तरफ संघात्मकता के जो लक्षण हैं, यानी कि यूनिटरी से ज़्यादा जो साथी फेडरल होने की तरफ हमारा झुकाव ज़्यादा है, उस तरफ हमारा जो देश है या हमारा जो संविधान है उस तरफ इंक्लाइन है, उस तरफ उसका झुकाव है। ठीक है, इसीलिए तो उसको हम बोलते हैं अर्धसंघात्मक। ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ संघात्मकता और एकात्मकता, एकात्मकता का उदाहरण कौन सा था हमारे यहाँ, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, तो कुछ एकात्मकता के उदाहरण भी है हमारे यहाँ, कुछ संघात्मकता के भी उदाहरण हैं, लेकिन ज़्यादा क्या है, ज़्यादा संघात्मकता है, इसलिए अर्धसंघात्मक उसको हम बोलते हैं, अर्धेकात्मक इसीलिए नहीं कहते हैं।
अर्धसंघात्मक होने की वजह से क्या बोलेंगे यहाँ पर, संघीय सदन है ये, यानी कि राज्यों का भी प्रतिनिधित्व है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको लोकप्रिय सदन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन लोग जाते हैं, भाई जन राज्यों का प्रतिनिधित्व बनाया गया है कि सभी राज्यों का हो तो राज्यसभा में, इसलिए संघीय सदन। लेकिन सभी जो लोग हैं वो चुने हुए लोग जाते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लोकप्रिय सदन, पॉपुलर हाउस। पॉपुलर हाउस क्योंकि इसमें जनता जो है, एफपीपीएस प्रणाली मैंने आपको समझाई थी, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम, उसे जनता सीधे वोट डालती है, और जिसको ज़्यादा वोट मिल गए हों वो क्या है, वो लोकप्रिय। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जिसको हम लोकप्रिय कहते हैं क्या वो सच में लोकप्रिय होता है, हाँ या ना? जिसको हम लोकप्रिय कहते हैं क्या वो सच में लोकप्रिय होता है? जैसे एक उदाहरण मैं पूछूं, आपके यहाँ एक नेताजी थे और चुनाव लड़ रहे थे, मान लो बहुत सारे नेताजी, ABCDEFGH, बहुत सारे लोग, इनको 9 वोट मिले, इनको 10% वोट मिले, इनको 11% वोट मिले, इनको 12 मिले, इनको 13 मिले, इनको 14 मिले, इनको 15% वोट मिले, इनको 16% वोट मिले। कितना हो गया टोटल बताओ पहले तो? 16, 10, 26, 5, 31, 10, 41, 45, 10, 55, 3, 58, 2, 60, 10, 70 और 11, 81, 81, 10, 81, 10, पूरा परफेक्ट ही 100 बैठ गया। अरे वाह, कितना हो गया टोटल बताएंगे? ये सही है, आज के बाद इसी गिनती को लिखेंगे। ए से एच तक अगर हम लिखते हैं और 9 से शुरू करते हैं तो गिनती 100 बैठ जाती है। ये मुझे अभी पता चला है, ये तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए। देखो क्या बोलेंगे इसको। अब मुझे बताओ, इतने ये कैंडिडेट्स हैं, जीतेगा कौन? 100% वोट डल गए, हालांकि ऐसा होता नहीं है, 100% वोट भी हमने डलवा दिए, ठीक है, या एच को हटा लो और ये मान लो कि 84% वोटिंग हुई, चलो मान ली 100% वोटिंग हुई, कोई दिक्कत नहीं है, आइडियल सिचुएशन है। कौन जीतेगा यहाँ पर? एच जीतेगा। लेकिन बताना जरा, ये ऊपर जो वोट है, 84% लोग तो ऐसे थे जो क्या कहते थे कि एच नहीं बनना चाहिए। 84% लोग तो यही चाहते था कि भाई एच ना बने। तो आप सोचिए, जिसको हम लोकप्रिय कहते हैं वो जरूरी सही में लोकप्रिय हो, ये जरूरी नहीं है। लोकप्रिय को लोकप्रिय तब माना जाए सही मायने में कि अगर 50% से ज्यादा मिल जाए, तभी तो सही मायने में लोकप्रिय मानना चाहिए हमको, हाँ या ना? तो क्या आप मुझे बताओ, जीत अगर एपीपीएस प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में होता तो यही है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वही जीतेगा। लेकिन क्या ये सच में लोकप्रिय हो, ये जरूरी है? बात समझ पाए तो आप कहेंगे नहीं। कभी भी इसकी व्याख्या आपको करनी हो तो आप समझाएंगे कि जो जिसको हम लोकप्रिय कहते हैं वो जरूरी नहीं है कि लोकप्रिय हो, है ना, आगे आएंगे। लेकिन फिर भी उसको लोकप्रिय कहा जाता है कि सबसे ज्यादा उसी को मिले हैं। कुछ के लिए होता है वो, जनता के लिए प्रिय। स्थायी सदन किसको कहते हैं? स्थायी सदन यानी कि परमानेंट हाउस, परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती। देखो, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, सदस्य का तो 6 वर्ष होता है। लेकिन कभी भी क्वेश्चन पूछ ले, जैसे मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर, मुझे बताइए आप, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल, आगे चल के आप जान जाओगे, अभी बस थोड़ा सा इसको जानो। राज्यसभा जो मेंबर होता है यानी कि अपर हाउस में, वो 6 वर्ष के लिए होता है। लेकिन कभी भी मैं आपसे राज्यसभा का कार्यकाल पूछ लूं, और कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और ऑप्शन में 6 भी होता है, राज्यसभा, तो याद रखें राज्यसभा का स्वयं का नहीं होता है कोई कार्यकाल, ठीक है, क्योंकि वो तो क्या है आपका, स्थायी है। स्थायी का मतलब वो विघटित ही नहीं होगी, वो हमेशा रहेगी। लेकिन लोकसभा क्या है, लोकसभा, लोकसभा विघटित हो जाती है, इसलिए लोकसभा को हम बोलते हैं अस्थायी सदन। इसको तो 5 वर्ष से पहले भी अगर विश्वास मत सरकार खो दे, या सरकार के पास बहुमत नहीं है, ठीक है, और नई सरकार गठन होने के लिए राष्ट्रपति एक न्योता देते हैं और नई सरकार भी गठन नहीं होती, तो लोकसभा भंग हो जाती है, ठीक है। तो इसको इसलिए बोलते हैं अस्थायी सदन, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 5 वर्ष अपने पूरे ही करे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आज आपने देखा होगा सरकारें गिर जाती हैं कई बार, है ना, नई सरकार को न्योता दिया जाता है और नई सरकार भी नहीं गठित हो पाए तो फिर चुनाव कराने पड़ते हैं। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको टेम्पोररी हाउस बोलते हैं, टेम्पोररी हाउस इसको बोलते हैं। समझ पा रहे हैं साथी, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये इनके नाम है, ये आपको पता होना चाहिए, कभी भी किसी भी नाम से पुकारा जाएगा। और ये मैंने आपको बता दिया, अंग्रेजी में इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। वैसे हम जनरली जो अपना आम बोलचाल में राज्यसभा और लोकसभा बोलेंगे, लोकसभा बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी इसमें, सॉरी। अभी आगे आना है हमको, अभी हमको एक चीज़ और समझनी है, क्या बोलेंगे अब। बात आती है राज्यसभा, जिसके बारे में किस में बताया गया है, आर्टिकल 80 में।
आर्टिकल 80 में क्या बताया गया है? राज्यसभा का गठन। अभी मैंने आपको बताया। आप मुझे बताएं, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा ही लिख दूं, आरएस लिख दूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स आप लिख लेना, है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट्स आप लिख लेना। अब देखो, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य हैं वो कितने हो सकते हैं? सारे साथियों ने बताया 250, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? तो आप कहेंगे वर्तमान में 245, जैसे आपने कह दिया। तो मैं ये कहूंगा कि जब हमारा संविधान कह रहा है कि अधिकतम 250 सदस्य होने चाहिए, तो फिर 245 क्यों है? मतलब 250 क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? जैसे आप लोकसभा में भी देखते होंगे कि लोकसभा में अधिकतम जो बात की गई है वो 552, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन को हटा दे तो 550, लेकिन वर्तमान में फिर 543 क्यों है? इसका क्या कारण है? तो आपको इसका कारण हमेशा ये याद रखना है कि अभी जो हमारा कुछ हिस्सा है भारत की आज़ादी के बाद में, जैसे पाकिस्तान ने कार्रवाई कर दी, 1947 भारत आज़ाद हुआ, तो उन्होंने कश्मीर के कुछ हिस्से को घेर लिया। उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। तो एक तो वो क्षेत्र हो गया हमारा, और कुछ क्षेत्र हमारा ऐसा है जो चाइना ने अधिकृत कर रखा है। अगर वो सभी क्षेत्र स्वतंत्र हो जाएंगे तो वहाँ पर भी तो लोकसभा के सदस्य चुने जाएंगे, वहाँ से भी तो राज्यसभा सीटें होंगी, उनका भी तो प्रतिनिधित्व होगा। तो वो भविष्य के लिए कुछ जगह जो है हमने छोड़ी हुई हैं। इसके लिए छोड़ी हुई हैं वो सीटें, कुछ बताएं जरा एक बार, सारे लोग बोलें। तो जो पीओके का एरिया हो गया, या एलओएसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चाइना के बीच में उसका अतिक्रमण कर लिया पाकिस्तान, उसने, चाइना ने। एलओएसी, एलओसी नहीं, एलओसी तो भारत पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो भारत और चाइना के बीच में, एलओएसी बोलते हैं उसको, है ना। समझ गए बात के लिए? थम्स अप करके बताएं तभी मैं समझूंगा। फॉर फ्यूचर हमने कुछ जगह छोड़ी हुई है कि वहां का भी एक रिप्रेजेंटेशन होगा, तो उसको हम भविष्य में जो है वो शामिल करेंगे, ठीक है। अब क्या बात बनेंगे यहाँ पे? फॉर्मेशन। तो संविधान, राज्यसभा का जो गठन हुआ है उसकी दो चीजें आपको याद रख लेनी है। पहली चीज क्या है कि संविधान द्वारा निर्धारित जो अधिकतम संख्या है, संविधान द्वारा, हमारे देश में संविधान द्वारा निर्धारित निर्धारित अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ये तो हमारा संविधान इस बात को कर रहा है। कितने सदस्य होंगे? 250। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम नंबर्स, मैक्सिमम नंबर्स नहीं, सॉरी, मैक्सिमम मेंबर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, विच विल बी 250, विच आर 250, कुछ भी लिख लीजिए, 250। लेकिन हमारी संसद, जिसने भविष्य के लिए छोड़ा हुआ है, संसद द्वारा निर्धारित कुल सदस्य, इनको अधिकतम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अधिकतम तो 250 है। टोटल मेंबर्स बोलेंगे इनको, टोटल मेंबर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट। कितने सदस्य हैं भैया वर्तमान में? तो मैंने आपको बताया उन सदस्यों की जो संख्या है वो है आपका 245, 245। अब देखो, जो हमारी साथी उसने, संविधान ने इसका प्रावधान दिया, तो संविधान ने कहा था 250 में से जो 238 होंगे वो कैसे होंगे? 238 हमेशा याद रख लेना, वो निर्वाचित होंगे, निर्वाचित होंगे यानी कि वो आपका इलेक्टेड होंगे, ठीक है। और जो 12 होंगे वो कैसे होंगे? 12 सदस्य, वो 12 सदस्य होंगे साथी आपका नामांकित, यानी कि नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होंगे। कितने क्षेत्रों से? ये मैंने आपको बताए थे कि जो नॉमिनेटेड लोग होते हैं वो कितने फील्ड से होते हैं, अधिकतम कितने क्षेत्रों से होते हैं। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि राष्ट्रपति द्वारा जो ये 12 सदस्य नामांकित होते हैं, इस प्रक्रिया को हमने किस देश से लिया है, किस देश से हमने प्रेरित होकर? बहुत बढ़िया, सारे साथियों ने बताया कि वो 4 क्षेत्र होते हैं आपका, ठीक है, 4 क्षेत्र होते हैं। बहुत गजब, बहुत शानदार सी बात है। यानी कि साहित्य होता है आपका, मैं आपसे क्षेत्र बोलूँगा तो आप एक क्षेत्र बताना मुझे। एक साहित्य क्षेत्र होता है, एक आपका कला क्षेत्र होता है,
एक समाज सेवा क्षेत्र होता है। तो चौथा क्षेत्र कौन सा है जो मैंने नहीं बोला है राज्यसभा के लिए? ऐसा नहीं, कहीं से भी, इन 4 क्षेत्रों से। मैंने आपसे कहा था कि ऐसा भी हो सकता है वो 12 के 12 सदस्य शायद किसी एक क्षेत्र से हों, या ऐसे हो सकता है 12 सदस्य 2 क्षेत्रों से हो जाएं कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है 12 सदस्य 3 क्षेत्र से लिए जाए, जरूरी नहीं है कि चारों से ही हमेशा लिए जाएंगे। बहुत बढ़िया, कई साथियों ने कहा विज्ञान। बहुत शानदार, बहुत खूब, आप एक अच्छे छात्र हैं, खूब आगे बढ़े आप। अच्छा, संसद द्वारा निर्धारित जब कुल सदस्यों की हम बात करें 245 की, तो 245 किस तरह होंगे? तो 245 को भी उसी तरह बांटना है, तो 12 तो अलग कर ही देने हैं। तो 245 को अगर हम यहाँ पर कैटेगराइज करें तो 12 तो राष्ट्रपति द्वारा ही होंगे, तो बचे कितने? बताओ बचे कितने साथी जो निर्वाचित होके आएंगे? तो वो होंगे निर्वाचित 233। अब इन 233 जो साथी आपका इलेक्टेड होंगे, 12 से याद रख लेंगे ना, इलेक्टेड अर्थात निर्वाचित। 12 को तो एक्सप्लेन करने की ही जरूरत नहीं है ना, क्योंकि 12 तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको। अब यहां पर जो ये 233 आएंगे, इनके लिए सही बात यह है कि इसमें से जो राज्य से आते हैं वो कितने हैं? तो राज्यों से यहां पर आते हैं आपका 225। स्टेट से कितने आएंगे? 225 स्टेट्स। और साथ में जो आपका यहां पर यूटी से आते हैं, यूटी बोले तो केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व है वो सिर्फ और सिर्फ आपका 8 के लिए, कितने के लिए? 8 के लिए। 225 और 8 कितना? 233। अब देखो एक क्वेश्चन आता बड़ा अच्छा कि राज्यसभा में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है। तो कहाँ कहाँ की आपका कौन कौन से, बताइए मुझे कौन कौन से यूटी में है? तो आप बोलेंगे ये जो 8 आते हैं, इन 8 में से भैया जम्मू एंड कश्मीर जब से साथी वो आपका यूटी बना तो वहाँ के 4, पहले तो वो 4 ही होता था, ठीक है। और देखो मैंने जो आज क्वेश्चन लिया वो भी इसी आधार पर लिया है, पुराने के आधार पर, उसको भी हम आज करेक्ट करेंगे क्लास में। दिल्ली से कितनी होती हैं राज्यसभा की सीटें? 3 होती हैं। और अगर पुडुचेरी से मैं आपसे पूछूं, पुडुचेरी में भी साथी क्या है आपका? यहाँ पर भी 1 सीट का प्रतिनिधित्व है। तो कुल मिलाकर के यूटी से कितनी सीट है आपका अभी? और अन्य यूटी में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है, सिर्फ यहाँ का है। तो ये 8 याद रखेंगे तो अपने आप याद रहेगा, बहुत आसान है। क्या बोला मैंने? 250 अधिकतम सीटें होंगी, 238 प्लस 212 होनी चाहिए। 12 यहाँ पर घटा देंगे, वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 5 कम, यानी कि 245 है। और 245 में से 12 माइनस कर दीजिए, 233। 233 में से कितना याद रखना है? 8 यूटी का, जम्मू कश्मीर का 4, दिल्ली का 3 और पुडुचेरी का 1। 8 यहाँ पर, और बाकी आपका किसके? 225 स्टेट के लिए बच जाएंगे। अभी हम जब राज्यसभा को जानेंगे तो हम जानेंगे कि राज्यवार सीटें कैसे हैं। यूपी के लिए पास 31 हैं आपका, फिर आपका 19 सीटें, फिर 18 सीटें, तो उन 16 सीटें क्या क्रम है उनका, वो सब जानेंगे। ये बात क्लियर है? इतनी बात बताएं अभी पहले मुझे, राज्यसभा का जो वर्गीकरण है वो आपको क्लियर है? आगे चले, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बच्चा कह रहा है सर इसमें अपोजिशन पार्टी का मेंबर होगा, किसमें? राज्यसभा में? किसी भी पार्टी का हो सकता है दोस्त, ऐसा नहीं है, सॉरी। आगे आते हैं, आर्टिकल 81 में इसी तरह बताया गया है, आर्टिकल 81 में इसी तरह बताया गया है आपका लोकसभा का गठन, लोकसभा कैसे बनेगी। क्योंकि कल जब हम लोकसभा को पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा किस अनुच्छेद में है और वहां पर कितनी सीटें हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, HOP, और फॉर्मेशन ऑफ लोकसभा, क्या बातें की गई हैं यहाँ पर साथी? यहाँ पर बात की गई है इस तरह से, अगर हम बात करें आपसे, 2 तरह की बातें की गई हैं। संविधान द्वारा, हमारे संविधान ने कितना बताया था? संविधान द्वारा निर्धारित, संविधान द्वारा निर्धारित, संविधान द्वारा निर्धारित कुल सदस्य, कुल सदस्य, अधिकतम लिख लीजिए, कुल अधिकतम सदस्य, कुल अधिकतम सदस्य यानी कि मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ, मैक्सिमम मेंबर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय, प्रेस्क्राइब्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ मच? आप कहेंगे भैया 552, 552। 552 में क्या बताया गया था कि जो 550 होंगे वो तो होंगे आपका निर्वाचित अर्थात इलेक्टेड, निर्वाचित
यानी कि वो तो होंगे आपका इलेक्टेड, और जो दो कैसे होंगे, वो मनोनीत होंगे, मनोनीत। और वो मनोनीत कौन होते हैं, मैंने आपको बताया था, एंग्लो इंडियन। एक बार सारे दोस्त मुझे थम्स अप करके बताना, एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन आप जानते हैं क्या? मैंने कहा था आपसे एंग्लो इंडियन होने के लिए कि वो एक तो शर्त ये है कि भारत का नागरिक हो, दूसरी शर्त क्या है, पितृपक्ष कैसा हो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पितृपक्ष कैसा हो। पितृपक्ष आपका यानी कि जो उसका अगर हम बात करें जो फादर लाइन है उसका, ठीक है, तो जो उसके एंसेक्टर्स हैं, जो पितृपक्ष है उसका, वो कैसा हो, भारतीय हो या यूरोपीय हो। बहुत बढ़िया, कई साथियों ने लिखा कि वो जो पितृपक्ष है, पितृपक्ष है, बहुत बढ़िया जी। पितृपक्ष आपका यूरोपियन होना चाहिए, और जो मातृपक्ष है, मातृपक्ष कैसा हो, वो भारतीय हो। बहुत शाबाश, कुछ दोस्तों ने अभी भी इसको उल्टा याद रख रखा है, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताओ, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो दो एंग्लो इंडियन है, अभी सीटों की संख्या नहीं घटी है, सीटों की संख्या कुल नहीं घटी है, लेकिन एंग्लो इंडियंस का जो है, ये आपको पता होना चाहिए, 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उससे इसको खत्म कर दिया गया या नहीं कर दिया गया? तो आप कहेंगे हाँ जी भैया, इसको खत्म कर दिया गया है। तो बचे हुए 550, 550 का कैसे बांटा गया है, तो 530 ये तो होंगे स्टेट से, स्टेट अर्थात राज्यों से, और साथ में कहा गया है कि जो 20 होंगे वो होंगे यूनियन टेरिटरीज अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से। ये व्याख्या जो दी गई है, ये हमारे संविधान के द्वारा दी गई है। लेकिन फिर दूसरी बात वही आती है कि ये तो व्याख्या संविधान द्वारा है, और जो दूसरी व्याख्या है यानी कि संसद द्वारा, वर्तमान में कितनी सीटें हैं, वो तो संसद ने कह दिया कि भाई 552 सीटें होंगी अधिकतम, उसमें से 530 जो हैं वो आपका राज्यों से निर्धारित होंगी, और आपका जो 20 हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से निर्धारित होंगी, और दो जो हैं वो नामांकित होंगी जो एंग्लो इंडियन होंगे। 104वें संविधान संशोधन से हमने उसको खत्म कर दिया, उसकी तो बात ही खत्म हो गई है। तो क्या बात करेंगे यहाँ पे, संसद द्वारा। अब संसद क्या कहती है, संसद द्वारा निर्धारित कुल संख्या, निर्धारित कुल संख्या की बात करें, कम होंगी। और कम किसके लिए छोड़ रखी है, जरा बताना, आंसर करना, कम किसके लिए है? एक ही आंसर आना चाहिए सारे लोगों का। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट, बाय पार्लियामेंट, ठीक है। कितने होंगे, तो उन्होंने कहा 543 होंगे, और अब 543 के 43 कैसे होंगे, वो निर्वाचित होंगे, क्योंकि नामांकित का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। और 543 में से क्या होगा, 543 में से कितने कम हो गए, तो आप कहेंगे 7 कम हो गए भैया, क्योंकि दो तो ये खत्म हो गए आपका, दो तो ये खत्म ही हो गए आपका। बचे 550 में से कितना कम हो गए आपका, 7 कम हो गए। तो 7 को कैसे कम करते हैं हम, 7 को कम करते हैं हम आपका, एक तो इधर से और 6 इधर से, तो एक कम करेंगे तो आपका यहाँ पर 19, यानी कि यूटी से वर्तमान में कितना है, 19 है। और आपका क्या ना, 6 कम यानी कि 524, ये कहाँ से हैं, ये स्टेट से हैं वर्तमान में जो है टोटल। अभी हम नहीं बात कर रहे हैं कि यूपी से आपका हम जैसे कहते हैं यूपी से आपका आपका 80 लोकसभा सीटें या लोग 80 सांसद आते हैं लोकसभा के, या महाराष्ट्र से 48 आते हैं, हम इस बात को आगे चल के जानेंगे। अभी बस हमने जाना कि हमारे संविधान ने क्या कहा है लोकसभा के बारे में, कितनी सीटें होंगी और वर्तमान में कितनी सीटें हैं। अभी हमने सिर्फ इतनी बात की है, अभी साथी हमने सिर्फ इतनी बात की है। तो उम्मीद करूंगा इतनी बातें आपको आज समझ में आई होंगी। ये हमने लोकसभा के बारे में जाना, ये हमने यहाँ पर राज्यसभा के बारे में जाना, और बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई थी सारी, इसके बारे में, महान्यायवादी के बारे में, कि आर्टिकल 76 सर्वोच्च विधि अधिकारी, ये प्रथम विधि अधिकारी इसको बोलते हैं। सॉलिसिटर जनरल को हम दूसरा विधि अधिकारी बोलते हैं, सेकंड लीगल ऑफिसर बोलते हैं। ब्रिटेन से ये प्रेरित है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा, शपथ भी राष्ट्रपति कराएंगे, और वेतन भत्ते सब निर्धारित आपका राष्ट्रपति साहब करेंगे, पूर्णकालिक नहीं होता है, यानी इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। क्वालिफिकेशन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाने की, यानी कि या तो हाईकोर्ट में 5 वर्ष तक आपका जज रहा हो, या हाईकोर्ट में 10 वर्ष तक आपका क्या रहा हो, एडवोकेट रहा हो, राष्ट्रपति की नज़र में एक विधि का जानकार भी हो, ठीक है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होंगे। सॉलिसिटर जनरल ऐसे ही नहीं है, किसी को भी बना दिया जाएगा। जो आपका प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली क्या होगी, आपका जो आपका कैबिनेट नियुक्ति समिति होगी, उसकी सिफारिश पर इसको नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा।
अन्य सॉलिसिटर जनरल होंगे, सॉलिसिटर अन्य का मतलब जो अतिरिक्त होंगे, अतिरिक्त का मतलब क्या होगा, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जो कि ये दोनों क्या है, ये संविधान में इनका वर्णन नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये संवैधानिक पद है। ये क्या है, ये एक संवैधानिक पद है, लिख लेंगे इसको, ये एक संवैधानिक पद है। ठीक है भाई साहब। भाई साहब कहने का मतलब ये होता है कि इसको वैसे मत समझ लेना, जेंडर इंक्लाइन है, ठीक है, इसमें हमारी बहनें भी शामिल हैं। अभी भाई साहब सारे चढ़ जाओ और सोचो कि यार भाई साहब कोई वैल्यू मिल रही है। ज्योग्राफी की क्लास के बारे में सर दोस्त आपको बताया ना सुबह सर ने, मैम की तबीयत खराब होने की वजह से वो क्लास आज ना होकर के कल होगी। ठीक है, आप भी ये कह रहे होंगे कि पता नहीं क्या कारण है कि उसको जो है एक के दिन आगे खिसका रहे हैं। पहले तो कारण मैंने बताया, मैम की क्लासेस थी, और कल मैम की जो बिटिया है वो अभी, तो हमको मतलब उतना सेंसिटिव हमारे अंदर, उतनी मानवीय भावनाएं हमको जागृत करनी पड़ेंगी कि उनकी जो बच्ची है, ठीक है, और ऐसे समझिए हमारी बहन है, आपकी भी बहन है, तो छोटी बच्ची को लेकर के समस्याएं उनकी एक, तो कक्षा जो है आज ना होकर के कल होगी 4 बजे शाम से। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकते हैं, हाँ जी, कहीं पर भी सुनवाई कर सकते हैं, हाँ जी। आर्टिकल 88 कितना जोड़ना था याद रख लेना, 76 में कितना जोड़ने को बताया था, बताओ कितना, कितना जोड़ना है, 12 जोड़ोगे 88 और 17 जोड़ोगे तो 105। यही स्टेट के लिए भी पूछूंगा जब स्टेट में पहुंचेंगे, क्योंकि फिर हमको इतना समय नहीं लगेगा उसको पढ़ने में। फिर तो मुझे बताना राज्य महाधिवक्ता के बारे में सब कुछ बता सकते हो, आप कहेंगे फुर बता देंगे भैया, सब कुछ क्लियर है, कुछ बचेगा नहीं सीखने के लिए। लोकसभा समिति के सदस्य हो सकते हैं। वेतन एवं भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होंगे। भारत के पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़, दूसरे चंद्रकिशन दफ्तरी, सातवें सोली सोराबजी, सबसे छोटा कार्यकाल। संसद का गठन कैसे होगा, 3 अंगों से मिलकर के होगा, और ये मैं आपको बता चुका। क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा कक्षा को वही आंसर कर पाएगा। ठीक है, आगे आएंगे। सर मैम को बोलना अच्छे से ज्योग्राफी कराने को, मैम मुझसे ज़्यादा जानती हैं दोस्त, मैं कैसे बोल सकता हूँ, वो मुझसे ज़्यादा जानती हैं, है ना, वो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, डोंट वरी। आगे आएंगे। दिव्यांश ठाकुर कह रहे हैं आर्टिकल 77 कहाँ है, तो आर्टिकल 77 दोस्त मैंने अपनी जेब में रख रखा है। आर्टिकल 77 में आपको बता चुका हूँ कि पहले ही राष्ट्रपति साहब में कि भारत सरकार के द्वारा जितनी भी कार्रवाइयाँ होंगी वो सब राष्ट्रपति के नाम से की हुई मानी जाएंगी, है ना, ये आर्टिकल 77 होता है। और ऐसा नहीं है कि जब हम आर्टिकल को पढ़ेंगे तो एक क्रम से पढ़ेंगे, बहुत सारी एक जो सीरीज होगी ना, जैसे महान्यायवादी के लिए जो आर्टिकल है तो वो पढ़ेंगे, जो बीच के आर्टिकल है वो हो सकता है कुछ समय के बाद में आए, तो किसी भी आर्टिकल के लिए ये नहीं लिखना है कि जी वो आर्टिकल कहाँ गया, ABCD कहाँ गए थे, W मर गया वहाँ गए थे, ऐसा नहीं करना है ना। भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, वह भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, हाँ जी। वह एक संसद सदस्य के विशेष अधिकारों के लिए हकदार होता है, हाँ जी, आर्टिकल 105 से होता है, आर्टिकल 105 से। और जो राज्य में एडवोकेट जनरल होगा वो 194 से होगा। वह सरकार के लिए एक पूर्णकालिक वकील काउंसिल, पूर्णकालीन फुल टाउन के लिए नहीं होता, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, पूर्णकाल के लिए कैसे हो जाएगा। उसकी अहर्ताएं वही होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के लिए होती है, हाँ जी यही होनी चाहिए। तो क्या बोलेंगे, 1 2 4 हो जाएगा, 1 2 4। क्या पूछा उसने, क्या गलत हो गया, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, माओवादी के बारे में कौन सा सही नहीं है, अच्छा कौन सा सही नहीं है ये पूछा, तो केवल 3 नहीं है ना सही, केवल 3 सही नहीं है, हमने सोचा पूछा कौन सा सही है। आगे बताएंगे। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। महान्यायवादी का कर्तव्य कानूनी मामलों में भारत सरकार को सलाह देना है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्यालय का कार्यभार संभालेंगे। महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करना चाहिए, तो गलत बात है, ऐसा नहीं है। हमने क्या बोला कि न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए, सिर्फ योग्यताएं हों, ऐसा हमने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश रहा हो, रहने वाली बात नहीं की गई थी। महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत सरकार, अभी क्वेश्चन पूछा गया UPSC 2023 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। नहीं, सॉलिसिटर जनरल भाग नहीं ले सकता है भैया, सिर्फ ये अधिकार महान्यायवादी को प्राप्त है, याद रखना, सॉलिसिटर जनरल भाग नहीं ले सकते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है
जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था वह इस्तीफा दे दे। जैसे मान के चलो 2022 में मैंने बताया आर के वेंकट मुन्नी, तो सरकार किसकी थी? बीजेपी की, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, ठीक है। या हम कहें कि भैया आपका एनडीए गवर्नमेंट थी, तो त्यागपत्र दे देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या बोलेंगे कौन सा सही है? तो कौन सा? कोई भी सही नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो क्या बोलेंगे? ना तो एक ना दो, कोई भी ठीक नहीं है, ठीक है। बहुत आर रॉन्ग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन है। भारत के महान्यायवादी कर सकते हैं, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ले सकते हैं क्या? हाँ जी। लोकसभा की एक समिति के सदस्य हो सकते हैं। हाँ जी, हो सकते हैं। लोकसभा में बोल सकते हैं। हाँ जी, ये अधिकार है उनको। लोकसभा में मतदान कर सकते हैं? नहीं भैया, मतदान नहीं कर सकते। यानी एक दो तीन क्या होंगे? सही होंगे, बाकी गलत है। राइट टू वोट उनको नहीं है वहां पर, है ना। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है क्या? हाँ जी। महान्यायवादी जैसा कि संसद निर्धारित करे पारिश्रमिक प्राप्त करता है, संसद नहीं, राष्ट्रपति जैसा चाहे वैसा प्राप्त करेगा, ठीक है। वह पारिश्रमिक प्राप्त करता है, तो बताएंगे एक बार क्या होगा इसमें। केवल एक सही है। क्या बोलेंगे? केवल एक सही है ना। केवल क्या हो गया? एक सही हो गया, ठीक है। भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताएंगे कौन सा सही नहीं है। व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने योग्य होना चाहिए, सही बात है। उसे भारत में केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार, गलत बात है। मैंने कहा था सर्वोच्च और उच्च नहीं, किसी भी न्यायालय में, इन एनी कोर्ट, किसी भी न्यायालय में। वह राष्ट्रपति की स्वीकृति से पद धारण करता है, ठीक है। क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति की स्वीकृति से, हाँ जी। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। वह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है, हाँ जी। बताओ जरा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अब बताओ एसएससी का क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको? अब मुझे ये बता दो एसएससी का क्वेश्चन कैसे लग रहा है? क्या भैया उड़ा देंगे? सीधा बोलना, उड़ा देंगे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करते हैं। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का क्या है? या चीफ अकाउंट ऑफिसर था, या चीफ लॉ ऑफिसर था, मुख्य विधिक अधिकारी होता है। चीफ ऑडिटिंग ऑफिसर नहीं, ना तो आपका चीफ इलेक्शन ऑफिसर, मुख्य चुनाव अधिकारी भी। बताएंगे जी। भारत के अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होता है। बिल्कुल ठीक बात है, हर बार यही स्टेटमेंट आ रहा है। महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया से हटाया जा सकता है? नहीं भैया, ठीक है। वो तो राष्ट्रपति के जैसे ही आपका, उसको राष्ट्रपति साहब उसको हटा सकते हैं, ऐसी प्रक्रिया से नहीं हटेगा। क्या हो जाएगा बताएंगे आपका? कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है, तो कौन सा कथन सही होगा? सारे लोग केवल एक सही होगा। कहीं ऐसी बात मैंने आपको कही नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे वो। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किसके कार्यालय के संबंधित है? भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित मामले निर्धारित किए गए हैं कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं उनको बताया गया है? ये तभी तो अधिकार प्राप्त है किसको? महान्यायवादी को। कौन सा भारत में सबसे लंबे कार्यकाल तक अटॉर्नी जनरल या महावादी न्यायवादी के पद पर कार्यरत थे? तो कौन थे? एमसी सीतलवाड़ थे। चंद्रकिशन दफ्तरी कौन से हैं बताओ जरा? ये दूसरे नंबर के हैं। के वेणुगोपालन ये 15वें थे, ठीक है। नीरन डे मैं नहीं जानता इनको। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसद के एक हिस्से की तरह वर्णित है? लोकसभा। हाँ जी भैया, बिल्कुल है। किसमें लोकसभा? आर्टिकल 81। राज्यों की परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, देखो इसको राज्यसभा भी लिखा मिलता है, राज्य परिषद भी लिखा मिलता है, ठीक है। ऐसे ही राज्यों में क्या होगा? राज्यों में विधान परिषद होगी, ऐसे ही अपर हाउस। भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 80, आर्टिकल 52, तीनों होंगे। क्या पूछा गया? फिर से देख लिया करो क्वेश्चन को। एक हिस्से की तरह वर्णित है, 1 2 3, तीनों ठीक होंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? 250 से अधिक नहीं हो सकती। राज्यसभा में कितने केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है? आंसर करेंगे। राज्यसभा में कितने केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है? तो ये क्या हो गया हमारा 2019 का। देखो 2019 का कब का क्वेश्चन है? 20 जुलाई का। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था भाई? पहले तो राज्यसभा, क्या बोलेंगे, आपका जो जम्मू कश्मीर था वो राज्य हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को क्या कर दिया गया था? जम्मू कश्मीर को बना दिया गया था यूटी, यानी जम्मू कश्मीर वाले 4 भी आ गए थे। उससे पहले तो सिर्फ 2 होते थे। 2 कौन से थे? दिल्ली था और पुडुचेरी था।
तो यानी कि अब क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होना चाहिए फिर सही? अब तो भैया 3 है। कितने राज्य हैं? 3। दिल्ली है, पुडुचेरी है और जम्मू एंड कश्मीर है। दिल्ली से कितने बताई थी राज्यसभा सीटें? 3, पुडुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4, कुल मिलाकर यूटी से 8 है। केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं? जो राज्यसभा में चुने जाते हैं बताएंगे एक बार। केंद्र शासित प्रदेशों से, तो इसका भी आंसर अब आपको सोचना है। फिर से देखिए, 17 फरवरी 2019 को एग्जाम हुआ, लेकिन क्या हुआ था आपका, उस डेट को दिमाग में रखना है हमेशा, बहुत होशियार छात्र की तरह। इनको हम चाहे तो पहले भी बदल लेते, लेकिन इसका उद्देश्य यही है कि आप हर स्थिति के लिए तैयार हों। कि 31 अक्टूबर 2019, हर स्थिति से तैयार होने का मतलब आपके दिमाग में एकदम पेच होना चाहिए। डायरेक्ट पढ़ लेंगे तो वो ध्यान नहीं रहेगा कि अंतर क्या है। तो ये क्या बोलेंगे, कितने सदस्य राज्यसभा से चुने जाते थे? पहले कितने होंगे? पहले तो 4 थे। एक कहाँ से? पुडुचेरी से, और 3 दिल्ली से। लेकिन अभी क्या बोलेंगे, इनमें से कोई नहीं। अभी क्या आंसर होगा ये आपसे चाहूंगा मैं, इनमें से कोई नहीं। तो अभी क्या आंसर आएगा साथी बताएं? परफेक्ट आंसर 8, एकदम ठीक है। वर्तमान में कितना है? वर्तमान में हमारा आंसर होगा, वर्तमान में 8 है। ठीक, यहाँ पर आएंगे। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? ये आप सब लोगों के लिए होमवर्क है मेरी तरफ से। अगर आपने कक्षा को ध्यान से सुना और देखा था तो बहुत ध्यान से इसका आंसर सभी अपने प्यारे साथियों से, सभी बहनों, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट, आंसर जरूर लिखा करो। उससे रेगुलरिटी पता चलती है और हम सबको भी एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और हमारी और आपकी ऊर्जा का एक कारण होता है आपके सकारात्मक शब्द। ये तो दोस्त ऐसा नहीं है कि सभी के शब्द सकारात्मक होते हैं। कई बार कई साथी नकारात्मक लिखते हैं, जैसे कि अभी कुछ साथियों ने लिखा, मेरे पास एक पर्सनल मैसेज भी आई कि एसएससी में जो ये स्कैम अभी चल रहा है उसके ऊपर आप नहीं बोल रहे हैं, और आप सब लोग जो हैं वो कोर्स बेचने आते हैं और कुछ करने नहीं आते। दरअसल में मैं तो अपना अनुभव आपको बताता हूँ, जितना मैंने कोर्सेज में पढ़ाया है उससे शायद 200% ज़्यादा मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है। और जो एसएससी के लिए अभी लड़ाई चल रही है उसमें आरडब्ल्यू का पूरा योगदान है। जो लोग इसे लीड कर रहे हैं, हमको ऐसी कोई मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम रोज़ रोज़ उछल उछल के वीडियो बना दें आपके लिए यहाँ पर यूट्यूब पर आकर के कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इसको लीड कर रहे हैं वो इसको जानते हैं। आप इसकी सत्यता उनसे पूछ सकते हैं कि आरडब्ल्यू का पूरा सपोर्ट फाइनेंशियली हो आपका, चाहे वो आपका कहीं भी कैट में आपका मुकदमा चल रहा हो, या आपका कोर्ट में कहीं पर भी जो कार्रवाइयाँ आपकी चलेंगी, जो लोग लीड कर रहे हैं उनको हम सब लोगों के वो कनेक्शन में है। हम सब लोगों का एक ग्रुप के माध्यम से सब लोगों की आपस में कनेक्टिविटी है। तो हम ये चाहते हैं कि कोई एक ही उसको लीड करें। कोई ज़रूरत नहीं है उसमें सबको अपने अपने चेहरे चमकाने की कि हम भी आवाज़ें उठा रहे हैं, हम भी आवाज़ें उठा रहे हैं। अभिनय सर उसकी अगुवाई कर रहे हैं और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। तो सबको साथ हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर्स ये सोचे कि भाई नहीं, बच्चे तभी हमको आइडियल मानेंगे अगर हम अलग से कोई वीडियो बनाएंगे या हम अलग से कोई बात करेंगे। तो जब कोई एक मंच के द्वारा, कहने का मतलब है कि रिफॉर्म्स या सुधार जो है वो हो जाने चाहिए, और हम सबको उनके समर्थन में हो जाना चाहिए, है ना। तो उस तरह से सबका समर्थन है और अधिकतम लोगों का समर्थन है, मैं जो देख पाता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपके समर्थन में नहीं है। कोई भी ऐसे सर नहीं है, और कभी भी कोई ऐसे बोले कि ये नहीं है वो नहीं है, कोई नहीं चाहता यार बच्चों का हित, कोई भी नहीं चाहता। और अगर कोई चाहेगा बच्चों का हित तो बच्चे ये पहचानते हैं कि ये हमारे हित के लिए काम करते हैं, हमारे अहित के लिए बच्चा उसको जानता है। तो कहने का मतलब है नकारात्मक शब्द तो हमेशा मिलते हैं। मेरी थ्योरी तो ये है कि आप स्वयं ईश्वर भी हो जाएंगे तो लोग तो उस तब भी बहुत कमियां निकालते हैं और कुछ कहते हैं। कहने की बात है कि जो सकारात्मक शब्द मेंटेन कर सकते हैं, तो हमारे तुम्हारे बीच की ऊर्जा का काम वो है, और वो सबको ज़रूरत होती है उसको करने की, है ना। तो अपना ख्याल रखें बहुत सारा, और कल हम लोकसभा को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। कैसी आपकी जर्नी चल रही है, बहुत पीक पे ले जाने का काम है ये, कि आपको बहुत अच्छा इस सब्जेक्ट में बना करके हम छोड़ेंगे। और आप किसी भी परीक्षा को देंगे, किसी भी मतलब किसी भी परीक्षा को, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। और आप जब एक बार पढ़ने में तो आपकी ऊर्जा लगेगी, शायद आपका पढ़ने में समय जाएगा, लेकिन जब आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो आप ये समझोगे कि भैया जो हमको पढ़ाया उसको हम शायद किसी एक दिन बैठ के आराम से रिवाइज कर सकते हैं। कई कई अध्यायों को आप एक दिन में पढ़ लिया करोगे। आप देखोगे इस चीज़ को भविष्य में। और अपना ख्याल रखें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल। आंसर देना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू।